क्या हुआ मैडम, ऐसे अचानक बुलाए? तो पैर दर्द नहीं हुआ? तुम ही तो कहती हो कि मनपसंद काम करते वक्त दर्द का एहसास नहीं होता। समझ नहीं आता अपना सिर कहाँ जाके फोड़ूं। जाए चुप रहो तुम। अभी तक हमने सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनी है, हमें दामाद से भी तो बात करनी चाहिए। अरे आपस में खेलो, मुझे क्यों मार रहे हो? जिसे जो बोलना है बोले, हर किसी से झगड़ा करेगी। फोन दो, मेरी बेटी की मिस है। बेटी को पिक करने जाते थे और मैम को भी पिक कर लिया इन्होंने। अब से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भावनाओं में बह गया था मैं। बहुत बड़े टाइगर दयानिधि हो, बैठो। पापा, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? तुमसे बात करने के लिए कोई और नहीं है? जाओ जाके बात करो। कहानी सुनाए? शेर की कहानी या लोमड़ी की कहानी? जो आमने सामने खेला जाता है। वो क्लास में नहीं थी। मैंने ही तो सुबह उसे स्कूल ड्रॉप किया था। कितना भरोसा किया मैंने। रेसलिंग एक ऐसा खेल है। मेरे पापा ने एक ही मैच खेला था और वो मैच जीत गए थे ना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गत्ता कुश्ती 2 के बारे में, जो साल 2026 की एक तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि 2022 में रिलीज़ हुई गत्ता कुश्ती की कहानी को आगे लेकर जाती है। अगर आपको पहली फिल्म का कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स पसंद आया था, तो नेचुरली इस सीक्वल से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस फिल्म को चेला अयाऊ ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसका मतलब यह है कि फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन दोनों एक ही विजन के साथ डेवलप किए गए हैं। जब किसी फिल्म का राइटर और डायरेक्टर एक ही इंसान होता है, तो जनरली स्टोरी का फ्लो और प्रेजेंटेशन एक ही क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इसी वजह से गट्टा कुश्ती 2 भी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती नज़र आती है। प्रोडक्शंस की बात करें तो इस फिल्म को इशारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशांत सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये प्रोजेक्ट 3 प्रोडक्शंस बैनर के कोलैबोरेशन में बना है। वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, विष्णु विशाल स्टूडियोज़ और IVY एंटरटेनमेंट मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बनने वाली फिल्म्स में यूजुअली प्रोडक्शन स्केल और एग्जीक्यूशन को लेकर एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफ़ी हाई हो जाती है और इसी वजह से इस फिल्म को भी एक बड़े कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में एक बार फिर हमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। सीक्वल होने की वजह से इन दोनों की प्रेजेंस ऑडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहली फिल्म से इनके कैरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका था। इस बार इनके साथ ज़ारा जियान्ना, करुणास, मुइज़कांत और काली वेंकट भी सपोर्टिंग रोल्स में नज़र आते हैं। इस तरह फिल्म अपनी लीड कास्ट के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करती है, जो ओवरऑल नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल साइड्स की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी KM भास्करन ने हैंडल की है। कैमरा वर्क किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के थ्रू एक्शंस, इमोशंस और विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस तक पहुंचती है। वहीं एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत विक्रमन ने संभाली है। एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रन टाइम और पेसिंग मेंटेन करना एडिटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस फिल्म का रन टाइम 154 मिनट्स है। मतलब ऑडियंस को लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर सीन रोल्डान ने कंपोज किया है। किसी भी स्पोर्ट्स और कॉमेडी बेस्ड फिल्म में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वही इमोशनल सीन्स को इम्पैक्ट देता है और एंटरटेनिंग मोमेंट्स को और एंगेजिंग बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशंस की जिम्मेदारी रेड जायंट्स मूवीज़ ने संभाली और फिल्म को ऑफिशियली 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया। रिलीज़ के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट किया गया, जबकि कुछ चीज़ों पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स होने के बावजूद ऑडियंस ने फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। यानी व्यूअर्स की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव एक्सेप्टेंस मिली, जो किसी भी कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गट्टा कुश्ती 2 ने अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ का कलेक्शन किया है।
इससे पता चलता है कि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है और कमर्शियल लेवल पर भी एक नोटिसेबल कलेक्शन रजिस्टर किया है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां सीक्वल्स के फॉर्मेट में कहानी को कंटिन्यू किया गया है। फिल्म के पीछे वही डायरेक्टर का विजन है। लीड कास्ट को कंटिन्यू किया गया है। मल्टीपल प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और रिलीज़ के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। चाहे क्रिटिक्स की ओपिनियन मिक्स ही क्यों ना हो, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फिल्म की फाउंडेशंस को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है और इस फाउंडेशंस के बाद हम मूवी के बाकी पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 की एक्चुअल स्टोरी के बारे में। ये सीक्वल हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहाँ पहली फिल्म के बाद कैरेक्टर्स की लाइफ एक नए फेज़ में एंटर कर चुकी है। इस बार फोकस सिर्फ रेसलिंग या कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि कहानी, रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल चॉइसेस के अराउंड भी घूमती हुई नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत हमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप के साथ मिलती है। इस बार वीरा की लाइफ पहले से काफ़ी बदल चुकी होती है। जो इंसान पहले अपनी अलग जर्नी जी रहा था, वहीं अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना चुका है। वीरा अब एक स्टे एट होम हाउस हस्बैंड के रोल में नज़र आता है, यानी घर की जिम्मेदारी संभालना, फैमिली को सपोर्ट करना और अपनी वाइफ के करियर के लिए बैकबोन बनना अब डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ कीर्ति अपनी रेसलिंग करियर को कंटिन्यू कर रही होती है। इस बार फिल्म क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि उसका प्रोफेशनल करियर उसकी लाइफ का मेजर फोकस है और इसी जर्नी में वीरा उसके साथ खड़ा रहता है। वो उससे हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे ये रिलेशनशिप एक नए डायनेमिक के साथ ऑडियंस के सामने आता है। यहाँ कहानी एक ऐसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है जहाँ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं रहती है। फिल्म में एक नया कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक जेलस कोच की वजह से। यानी कहानी में ऐसा कैरेक्टर एंटर होता है जिसके जेलसी और एटीट्यूड की वजह से वीरा और कीर्ति की लाइफ में धीरे धीरे टेंशन क्रिएट होने लगती है। ये जेलसी सिर्फ एक इंडिविजुअल इमोशंस बनकर नहीं रहती, बल्कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके रिलेशनशिप पर पड़ता हुआ नज़र आता है। इसी के साथ फिल्म एक और इम्पोर्टेंट एंगल को सामने लाती है और वो है पेरेंटिंग। वीरा और कीर्ति की एक बेटी है जिसका नाम माथी मालर है। कहानी यहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ की इक्वेशंस तक लिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि पेरेंट्स के रूप में भी दोनों किस तरह डिसीजन लेते हैं उस डायरेक्शन में भी मूव करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर वीरा और कीर्ति के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी बेटी के फ्यूचर और उसकी अपब्रिंगिंग को लेकर अलग सोच रखते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन धीरे धीरे उसके बीच फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। पहले जो रिलेशनशिप एक दूसरे के सपोर्ट पर बेस्ड दिखाया गया था, वहीं अब चैलेंजेस का सामना करता हुआ नज़र आता है। ये फ्रिक्शन किसी एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं रहता है। स्टोरी के हिसाब से सिचुएशन इतनी सीरियस डायरेक्शन में चली जाती है कि उसके रिलेशनशिप में एक मेजर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। मतलब अब कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स या कॉमेडी की जर्नी नहीं रहती है, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी इंटेंस हो जाता है। वीरा और कीर्ति के बीच जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि उसका रिश्ता एक डिफ़िकल्ट फेज में पहुंच जाता है और इसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट को फिल्म अपने फाइनल स्टेज तक लेकर आती है। स्टोरी का कल्मिनेशन से कोर्ट रूम क्लाइमैक्स में होता है। मतलब फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट और डिसिसिव मोमेंट्स कोर्ट के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप से जुड़े कन्फ्लिक्ट्स अपने पीक पर आ चुके होते हैं। कोर्ट रूम सेटिंग ही इस कहानी का फाइनल रिजोल्यूशन का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अगर ओवरऑल इस प्लॉट को देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 अपनी कहानी को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के फ्रेमवर्क के अंदर लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेरेंटिंग के इश्यू भी स्टोरी का मेजर हिस्सा बनते हैं। वीरा का हाउस होल्ड बनाना, कीर्ति के रेसलिंग करियर को सपोर्ट करना, एक जेलस कोच की वजह से रिलेशनशिप में टेंशन का आ जाना, बेटी माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट्स को बढ़ाना, फिर उन डिसएग्रीमेंट्स का रिलेशनशिप क्राइसिस में कन्वर्ट होना और आखिर में कोर्ट रूम तक पहुंचना, ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस सीक्वल की कंप्लीट स्टोरी के फाउंडेशंस तैयार करते हैं। अब कहानी हमें सीधा लेकर जाती है पहली फिल्म के लगभग 6 साल बाद, यानी गत्ता कुश्ती 2 की पहली जर्नी के बाद। काफ़ी वक्त बीत चुका है और इन सालों के अंदर कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। टाइम जंप सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आए चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इन 6 सालों के बाद जब हम दोबारा वीरा से मिलते हैं तो उसकी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल अलग नज़र आती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ जो ऑडियंस नोटिस करती है वो है उसका बदला हुआ रोल। पहली फिल्म के बाद उसने जो वादा किया था उसे वो सिर्फ एक डायलॉग या इमोशनल मोमेंट तक सीमित नहीं रखता है। फिल्म के अकॉर्डिंग वीरा अपना प्रॉमिस पूरी तरह निभाता है। ये बात कहानी का एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि सीक्वल हमें ये दिखाता है कि वक्त के साथ वीरा ने अपनी कमिटमेंट को सिर्फ याद ही नहीं रखा है बल्कि उसे अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बना दिया है। यानी उसके लिए दिया गया वादा सिर्फ वर्ड्स नहीं था बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे उसने सच में एक्सेप्ट कर लिया। इसी कमिटमेंट के चलते वीरा एक फुल टाइम हाउस होल्ड्स के रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। अब उसके डेली रूटीन्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेंटर घर बन चुका है। फिल्म यहीं से एक कम्प्लीटली नया पर्सपेक्टिव ऑडियंस को सामने रखती है। वीरा अब अपना पूरा वक्त घर और फैमिली की जिम्मेदारियों को डेडिकेट करता है, यानी उसकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा अब एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्ड के रोल से जुड़ा हुआ है। इस रोल रिवर्सल की वजह से कहानी का टोन भी पहली फिल्म के कंपेरिजन में एक नई डायरेक्शन लेता हुआ नजर आता है। ऑडियंस को एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां वीरा अपनी लाइफ को उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग शेप दिया है जो उसने पहले किया था। फिल्म इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है बल्कि 6 सालों से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंटिन्यू कर रहा है। स्टोरी के एक फेज़ में हमें वीरा के कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी भी दिखाता है। उसने जो कमिटमेंट्स ली थी उसे टाइम के साथ इग्नोर नहीं किया। बाकी सीक्वल की शुरुआत ही इस बात को हाईलाइट करती है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया। इसी वजह से उसका कैरेक्टर एक नए स्टेज पर एंटर करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी ए ओपनिंग फेज ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज देता है कि पहली फिल्म के बाद सिर्फ वक्त नहीं बदला है बल्कि वीरा की लाइफ को पूरा स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। 6 साल बाद वो एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड के रूप में अपना प्रॉमिस निभा रहा है और इसी नए सेटअप के साथ सीक्वल अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता शुरू करता है। जहाँ एक तरफ वीरा की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति की जर्नी भी अलग डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही होती है। फिल्म इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि इन 6 सालों के दौरान उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लगातार कंटिन्यू रखा है। कीर्ति की ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है बल्कि उसके कंधों पर एक साथ 2 इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कीर्ति एक गवर्नमेंट जॉब भी करती है और इसी के साथ साथ वो अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग करियर को भी कंटिन्यू कर रही होती है। यानी उसकी डेली लाइफ सिर्फ एक रेगुलर जॉब तक लिमिटेड नहीं रहती है। एक तरफ गवर्नमेंट सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी तरफ रेसलिंग जैसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में अपनी जगह बनाए रखना भी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से उसके लाइफ एक कॉन्स्टेंट बैलेंस के एग्जाम्पल बनकर सामने आती है। फिल्म इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि कीर्ति अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक तरफ उसका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, दूसरी तरफ उसका रेसलिंग करियर है जो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यानी रेसलिंग उसकी लाइफ का सिर्फ एक शौक या साइड एक्टिविटी नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल जर्नी के रूप में प्रेजेंट की गई है। स्टोरी के हिसाब से उसका प्रोफेशनल रेसलिंग करियर राइजिंग फेज में होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जर्नी प्रोग्रेस कर रही है और वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। फिल्म इसी ग्रोथ को उसके कैरेक्टर्स का एक मेजर पार्ट बनाती है। इसी वजह से ऑडियंस को यह समझने का मौका मिलता है कि कीर्ति अपने एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। इसी पॉइंट पर सीक्वल वीरा और कीर्ति के बीच एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट भी एस्टैब्लिश करता है। एक तरफ वीरा ने घर की जिम्मेदारियों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है तो दूसरी तरफ कीर्ति अपने करियर को डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कर रही है। दोनों की लाइफ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड इवॉल्व करती है, लेकिन दोनों अपने अपने रोल्स को सिंसियरली निभाने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म के इस फेज में कीर्ति को एक ऐसा कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो गवर्नमेंट जॉब और अपनी राइजिंग प्रोफेशनल रेसलिंग करियर के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ये उसकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है और इसी फाउंडेशन के साथ कहानी धीरे धीरे अपने अगले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को स्टोरी का सेंटर बनाती है और वो है वीरा और कीर्ति की छोटी बेटी माथी मालार। इस स्टेज पर कहानी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लाइफ तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरा फोकस धीरे धीरे उसकी फैमिली और पेरेंटिंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। माथी मालार अब एक ऐसी एज में होती है जहाँ उसकी पढ़ाई, उसकी पर्सनालिटी और उसके फ्यूचर को लेकर हर डिसीजन नेचुरली उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर सीक्वल की स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालार एकेडमिक्स में स्ट्रगल करते हैं, यानी पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं होती और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती जैसे उसके पेरेंट्स शायद एक्सपेक्ट करते हो। ये पॉइंट कहानी में एक सिग्निफिकेंट इश्यू के रूप में सामने आता है क्योंकि उसकी एजुकेशन को लेकर कंसर्न धीरे धीरे फैमिली डिस्कशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन सिर्फ एकेडमिक ही प्रॉब्लम्स नहीं होती, स्टोरी ये बताती है कि माथी मालार को सब स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी जिस एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स और रेसलिंग से जुड़ा हुआ है उसके बावजूद माथी उस डायरेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। फिल्म इस बात को
उसके कैरेक्टर्स की एक अलग आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करती है। इस पॉइंट से कहानी एक इमोशनल और प्रैक्टिकल कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जब एक तरफ बेटी एकेडमीज में स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ उसकी स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट ना हो, तो नेचुरली उसके फ्यूचर को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगते हैं। फिल्म इसी सिचुएशन को वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग माथी की अपब्रिंगिंग और उसके फ्यूचर को लेकर वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग अलग नज़र आने लगते हैं। दोनों अपनी बेटी के लिए अच्छाई चाहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का उसका नज़रिया एक जैसा नहीं होता, यानी डिफरेंस धीरे धीरे उसके बीच टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिल्म इस कन्फ्लिक्ट को किसी भारी प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं बल्कि फैमिली के अंदर के डिफरेंसेस के थ्रू डेवलप करते हैं। माथी की एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को लेकर जो कंसर्न शुरू होते हैं, वहीं वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग डिसीजन में फ्रिक्शंस का रीजन बन जाते हैं। धीरे धीरे डिफरेंसेस उसके बीच डिसएग्रीमेंट्स को और ज़्यादा नोटिसेबल बना देता है। ओवरऑल देखा जाए तो माथी का कैरेक्टर सिर्फ वीरा और कीर्ति की बेटी बनकर स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता है। फिल्म के इस फेज़ में उसकी एकेडमिक्स में स्ट्रगल्स करना और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना दिखाना ही वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिसके बाद वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल के बीच फ्रिक्शन क्लियरली सामने आना शुरू हो जाता है और यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर उसके रिलेशनशिप को एक और डिफ़िकल्ट फेज़ की तरफ लेकर आता है। जैसे जैसे कहानी अपने नेक्स्ट फेज़ में एंटर करती है, वैसे वैसे स्टोरी का इमोशनल प्रेशर्स भी और बढ़ने लगता है। अब तक ऑडियंस वीरा और कीर्ति की फैमिली लाइफ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेरेंटिंग को लेकर चल रहे डिफरेंसेस देख चुकी होती है, लेकिन इसी बीच एक नया कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करती है जो कहानी को और भी सीरियस डायरेक्शन में लेकर जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर एक रेसलिंग कोच का कैरेक्टर कहानी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करता है, लेकिन यह कैरेक्टर किसी पॉजिटिव गाइडेंस या सपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि कन्फ्लिक्ट को और गहरा बनाने के लिए सामने आता है। फिल्म क्लियरली बताती है कि एक कोच मैनिपुलेटिव है, यानी उसका कोच अप्रोच सीधा और ईमानदार नहीं होता है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और अपने एक्शंस के थ्रू चीज़ों को अलग डायरेक्शन देने की प्लानिंग करता हुआ दिखाया गया है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर स्टोरी के कन्फ्लिक्ट को मेजर सोर्स बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में भी एस्टैब्लिश करती है कि रेसलिंग कोच जेलस भी है। उसके अंदर की जेलसी उसके एक्शंस को ड्राइव करती हुई नज़र आती है, यानी उसके डिसीजंस किसी हेल्दी कॉम्पिटिशन या प्रोफेशनल एटीट्यूड पर बेस्ड नहीं होते बल्कि उसके पर्सनल इमोशंस और जेलसी से इन्फ्लुएंस होते। इसी जेलसी और मैनिपुलेशन की वजह से वो एक स्कीम तैयार करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि कीर्ति का रेसलिंग कैरियर को डिरेल करना, मतलब वो ऐसे स्टेप्स लेने की प्लानिंग करता है जिससे कीर्ति की प्रोफेशनल जर्नी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसका करियर उस डायरेक्शन में ना बढ़ सके जहाँ तक वो पहुँच रही थी। यहाँ से कहानी का टेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब चैलेंज के सिर्फ फैमिली के अंदर के डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। अब कीर्ति को अपने प्रोफेशनल करियर के सामने भी एक ऐसा ऑब्स्टेकल मिलता है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिल्म इस पॉइंट पर ऑडियंस को फील करवाती है कि कीर्ति को सामने आने वाली प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उसकी प्रोफेशनल जर्नी भी अब एक नए चैलेंजेस का सामना कर रही है और इस चैलेंज का सेंटर वहीं मैनिपुलेटिव और जेलस रेसलिंग कोच बन जाता है, जिसके एक्शन स्टोरी को और भी इंटेंस बना देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का फेज कन्फ्लिक्ट को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। पहले रिलेशनशिप और पेरेंटिंग के इश्यू स्टोरी का मेन फोकस थे, लेकिन अब एक मैनिपुलेटिव और जेलसी रेसलिंग कोच की एंट्री के बाद कन्फ्लिक्ट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका पूरा प्लान कीर्ति के रेसलिंग कैरियर को डिरेल करने पर बेस्ड होता है और इसी प्लानिंग के साथ फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेटेजी और भी क्लियर सामने आने लगती है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका टारगेट सिर्फ कीर्ति का रेसलिंग करियर को अफेक्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि वो वीरा और कीर्ति के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी इनडायरेक्टली वीक करने की कोशिश करता है। इसी प्लानिंग के दौरान स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न लेती है। फिल्म बताती है कि वो कोच वीरा को एक अनविटन पॉन के रूप में यूज़ करता है, यानी वीरा को इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन रहा है। उसके एक्शंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी अपनी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि कोच की मैनिपुलेशंस का एक पार्ट बन जाती है। ये पॉइंट कहानी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वीरा किसी भी चीज़ को जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग वो बिना जाने ही उस सिचुएशंस में फंस जाता है जहाँ इसका इस्तेमाल एक ऐसे प्लान्स के लिए किया जा रहा होता है जिसका असली ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। इसी मैनिपुलेशंस की वजह से धीरे धीरे वीरा और कीर्ति के बीच ट्रस्ट पर असर पड़ने शुरू हो जाता है। जो रिलेशनशिप अब तक म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दिखाया गया था, उसमें अब शॉक और कन्फ्यूजन अपनी जगह बनना शुरू कर देते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कोच की प्लानिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रूप में सामने आता है। छोटी छोटी सिचुएशंस को और गलत परसेप्शन धीरे धीरे इतनी बड़ी बनने लगती है कि वीरा और कीर्ति के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों अफेक्ट होने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक टेम्पररी डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहती है। स्टोरी क्लियरली बताती है कि इसके बीच डीप
मिसट्रस्ट क्रिएट होने लगता है, यानी दोनों को रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन एक दूसरे पर भरोसा अब चैलेंज होने लगता है। और जब किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही कमज़ोर पड़ने लगे तो नेचुरली हर सिचुएशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड महसूस होने लगती है। फिल्म इसी इमोशनल फेज को काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देती है। अब तक ऑडियंस ने वीरा और कीर्ति को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते देखा था, लेकिन कोच की मैनिपुलेशंस के बाद वही रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसट्रस्ट के प्रेशर्स में नज़र आ जाता है। इसी वजह से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का हिस्सा दिखाता है कि मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए वीरा को बिना उसकी जानकारी के एक पॉन की तरह यूज़ करता है। इसी मैनिपुलेशन के रिजल्ट में वीरा और कीर्ति के बीच गहरा मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगती है और यही इमोशनल डिस्टेंस स्टोरी के उसके फाइनल और डिसीजन फेस की तरफ लेकर जाने का काम करती है। जैसे जैसे कहानी अपने फाइनल फेज के करीब पहुंचती है वैसे वैसे वीरा और कीर्ति के बीच पैदा हुए कन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा इंटेंस होते चले जाते हैं। शुरुआत में जो छोटे डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दिए थे अब वो धीरे धीरे इतने बड़े रूप में सामने आते हैं कि उसका पूरा रिलेशनशिप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये लगातार बढ़ा हुआ टेंशन सिर्फ इमोशनल प्रेशर्स तक सीमित नहीं रहता है। हर नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट की कमी उसके बीच की दूरी को और बढ़ती चली जाती है। ये रिश्ता पहले एक दूसरे के सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा था, यानी वहीं अब सीरियस चैलेंजेस का सामना करता हुआ नजर आता है। इसी बढ़ते हुए प्रेशर्स का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वीरा और कीर्ति की सेपरेशन की तरफ धकेल दिए जाते हैं, यानी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसका रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां अलग होने की पॉसिबिलिटीज सामने नजर आने लगती है। इस फिल्म इसी पॉइंट को कहानी के इमोशनल हाई पॉइंट के रूप में प्रेजेंट करती है। ए फेज ऑडियंस के लिए काफ़ी क्रूशियल बन जाता है क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है, अब उसके पूरे परिवार का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ महसूस होता है। स्टोरी का इमोशनल वेट इसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा फील होता है और इसी इमोशनल बिल्डअप के बाद कहानी अपने ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमैक्स में एंटर करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग फाइनल कन्फ्रंटेशन एक कोर्ट रूम के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, यानी पूरी स्टोरी जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस के साथ डेवलप हुई थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट रूम क्लाइमैक्स सिर्फ एक लीगल सेटिंग नहीं रहता है बल्कि वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिसीजन मोमेंट बन जाता है। यहीं पर उसके सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि अपने बीच पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना। फिल्म इस बात को हाईलाइट करती है कि अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सच को सामने लाना और उन गलतफहमियों को दूर करना है जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को कमज़ोर करती चली जाती है। लेकिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना ही उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को बचाना भी होती है, यानी कोर्ट रूम तक पहुंचते पहुंचते कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का नहीं रहता है बल्कि पूरे परिवार के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। फिल्म इसी फाइनल फेज को इमोशनल और ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट करती है। वीरा और कीर्ति को एक ही सिचुएशन को सामना करना पड़ता है जहां उन्हें अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए लड़ना पड़ता है और साथ ही अपने परिवार को टूटने से बचने की भी कोशिश करनी पड़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी का यह फाइनल स्टेज पूरी कन्फ्लिक्ट्स को कल्मिनेशन से लगातार बढ़ते डिसीजन, रिलेशनशिप में आई दूरियां, सेपरेशंस की तरफ बढ़ते कदम और उसके बाद एक ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमैक्स है, सब मिलकर स्टोरी को उसके सबसे इमोशनल और डिसीजन पॉइंट तक लेकर जाते जहां वीरा और कीर्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने और अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब दोस्तों गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट की बात करें तो फिल्म में काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर के साथ देखने को मौका मिलता है। लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक हर एक्टर को स्टोरी के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है जिसके थ्रू फिल्म की नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर की विष्णु विशाल की, जो इस सीक्वल में एक बार फिर वीरा का कैरेक्टर में नजर आता है क्योंकि ये फिल्म का पहला सीक्वल है। इसीलिए वीरा का कैरेक्टर दोबारा कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनता है और स्टोरी उसकी जर्नी के अराउंड कंटिन्यू होती है। उनका अपोजिट लीड एक्टर्स में ऐश्वर्या लक्ष्मी नजर आती है जो कीर्ति का कैरेक्टर प्ले करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग ऐश्वर्या ने की है, यानी स्क्रीन पर कीर्ति के रोल ऐश्वर्या लक्ष्मी निभाती है जबकि कैरेक्टर्स की डब वॉइस ऐश्वर्या की है। वीरा और कीर्ति की बेटी माथी मालर के रोल ज़ारा जियान्ना ने प्ले किया है। स्टोरी के फैमिली एंगल्स में माथी मालर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में सामने आती है और उसका रोल सीक्वल की कहानी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। फिल्म में वेटरन एक्ट्रेस राम्या कृष्णन भी नजर आती है जो जज राजा राजेश्वरी का कैरेक्टर प्ले करती है। क्योंकि कहानी अपने फाइनल स्टेज में कोर्ट रूम तक पहुंचती है इसीलिए जज राजा राजेश्वरी भी कास्ट का एक नोटिसेबल कैरेक्टर है। कॉमेडी टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले योगी बाबू इस फिल्म में बलबीर सिंह के रोल में नजर आते हैं। वहीं करुणास को रत्नाम के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। मुनिष्कांत फिल्म में गणेशन के रोल प्ले करते हैं जबकि काली वेंकट
जिसे सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, उस कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में लिजी एंटनी को पद्मा के रोल में देखा जाता है। साथ ही गुजराती गजराज कीर्ति के फादर के कैरेक्टर निभाते हैं, जबकि श्रीजा रवि कीर्ति की मदर के रोल में नजर आती है। फिल्म में निखिला शंकर जो राजी के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, वहीं कलामंडलम मल्लिका कीर्ति के ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती है, जिससे फैमिली कास्ट और भी कंप्लीट नजर आती है। इसके अलावा करुणाकरण पार्था के रोल में दिखाई देते हैं, जबकि श्रिया शालिनी वानी के कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म में मोक्षा भी मीनू के रोल में नजर आती है। इसी कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग रवीना रावी ने की है, यानी स्क्रीन पर मीनू के रोल मोक्षा परफॉर्म करती है और डब वर्जन रवि की है। फाइनली कास्ट लिस्ट में तारक पोनप्पा को कीर्ति के कोच के रोल में देखा जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर भी स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कीर्ति के रेसलिंग जर्नी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट में लीड एक्टर के साथ एक्सपीरियंस और सपोर्टिंग परफॉर्मेंस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हर कैरेक्टर को सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है और सारे कैरेक्टर्स मिलकर फिल्म की ओवरऑल स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के प्रोडक्शन जर्नी के बारे में। किसी भी सीक्वल की तरह इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी और इस प्रोजेक्ट को शुरुआत ऑफिशियली होने से पहले इसके बारे में डिस्कशन शुरू हो चुके थे। फिल्म की प्रोडक्शंस की जर्नी का पहला मेजर अपडेट जुलाई 2025 के शुरुआती 3 दिनों में सामने आया था। इस पीरियड में विष्णु विशाल ने कंफर्म किया कि गत्ता कुश्ती 2 का सीक्वल बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी इस स्टेज पर प्रोजेक्ट को लेकर क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था कि पहली फिल्म की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने का प्लान ऑफिशियली कंसीडर किया जा रहा है। उस वक्त एक कंफर्मेशन ऑडियंस को लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, क्योंकि इससे क्लियर हो गया था कि फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने की डायरेक्शंस में काम शुरू हो चुका है। हालांकि उस स्टेज पर सिर्फ प्लानिंग का लेवल पर था, लेकिन सीक्वल्स को लेकर एक्साइटमेंट धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, यानी वो मोमेंट था जब सीक्वल को फॉर्मली ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोजेक्ट की कोर टीम को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अनाउंसमेंट के साथ ये भी कंफर्म हुआ कि डायरेक्टर चेल्ला या वो दोबारा सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी के रिटर्न के भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई थी। साथ ही प्रोड्यूसर इशारे के गणेश की सीक्वल के साथ वापस जुड़े रहे। इस तरह फिल्म की क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ऑफिशियली कंटिन्यू किया गया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई, यानी अनाउंसमेंट के और शूटिंग के बीच ज़्यादा डिले नहीं हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन फेज में एंटर कर गया। फिल्म की शूटिंग एक ही लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रही। प्रोडक्शन के दौरान चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे कई लोकेशंस पर फिल्मिंग की गई, यानी सीक्वल के लिए अलग अलग जगहों पर शूटिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस मल्टीपल लोकेशंस में कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई वैसे वैसे फिल्म अपने कॉम्प्लीशन स्टेज की तरफ पहुंचती गई। फिल्म के प्रोडक्शंस अपडेट्स के अकॉर्डिंग मई 2026 तक शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी स्टेज पर प्रोडक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट था और सिर्फ कुछ ही दिनों में फिल्मिंग की बात रह गई थी। ये अपडेट इस बात का इंडिकेशन था कि प्रोजेक्ट अपने फाइनल प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका था और फिल्म रिलीज की डायरेक्शन में स्टेडली प्रोसेस कर रही थी। मतलब प्रिंसिपल फोटोग्राफी का मेजर हिस्सा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ रिमेनिंग शेड्यूल फिनिश करना बाकी था। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की प्रोडक्शन जर्नी एक प्लान सीक्वल को फॉलो करती है। सबसे पहले जुलाई 2025 में सीक्वल बनने की प्लानिंग कंफर्म होती है। उसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है, जहां डायरेक्टर चेल्ला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर इशारी के गणेश के रिटर्न्स को कंफर्म किया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू होती है। शूटिंग चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे लोकेशंस पर कंप्लीट की जाती है और मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग अपने फिल्म फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां सिर्फ कुछ दिनों का शूटिंग बाकी रह जाता है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के म्यूजिक एल्बम के बारे में। किसी भी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म में म्यूजिक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है और इस सीक्वल के लिए पे साउंड ट्रैक को डेडिकेटेड म्यूजिक एल्बम के रूप में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 का पूरा एल्बम सीन लोलनाल ने कंपोज किया है, यानी इस सीक्वल के सॉन्ग्स और साउंड ट्रैक की कंपोजिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही संभाली है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट का पूरा क्रिएटिव वर्क सीन रोल्डन के नाम से ऑफिशियली क्रेडिट किया गया है। अब साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म के एल्बम में टोटल 6 सॉन्ग शामिल किए गए हैं। हर गाने का अपना टाइटल है और अपने सिंगर्स के साथ प्रेजेंट किया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं। एल्बम का पहला गाना है शब्दावकारी। इस गाने के लिरिक्स मोहन रजन ने लिखे, जबकि इसे सीन रोल्डन और साई इंदवी ने मिलकर गाया है। इस ट्रैक की टोटल ड्यूरेशन 4 मिनट 8 सेकंड है। एल्बम का और फाइनली साउंड ट्रैक का छठा और आखिरी ट्रैक है चिल मम्मी। इस सॉन्ग के लिरिक्स एक बार फिर मोहन रंजन के हैं और जबकि इसे मिथरान सेना बागरत ने गाया है। इसकी गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट 4 सेकंड है। टोटल
पूरे म्यूज़िक एल्बम को देखा जाए तो साउंड ट्रैक में टोटल 6 ट्रैक शामिल है। लिरिक्स डिपार्टमेंट में मोहन रजन ने ज़्यादातर गाने लिखे और जबकि मुताबिल ने एल्बम के एक गाने के लिरिक्स दिए। सिंगिंग लाइनअप्स में सीन रोल्डान, साई इंद्वे, विजय नारायण, सत्यन, मोहलिंगम, श्वेता मोहन और मिथरान जैसे सिंगर्स अपनी आवाज़ देते नजर आते हैं। फिल्म का ऑफिशियली ट्रैक लिस्टिंग के हिसाब से पूरे साउंड ट्रैक की टोटल ड्यूरेशन 20 मिनट 52 सेकंड है, यानी लगभग 21 मिनट के इस म्यूजिक एल्बम में कुल 6 गाने शामिल किए गए हैं जिसे सीन रोनाल्ड ने कंपोज किया और अलग अलग सिंगर्स के साथ अपनी आवाज़ दी गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के रिलीज़ के बारे में। किसी भी फिल्म की प्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है और उसका थिएटर का रिलीज़, और इस सीक्वल ने अपनी ऑफिशियल रिलीज़ के साथ ऑडियंस तक अपनी जर्नी को पहुंचा है। फिल्म के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 को ऑफिशियली 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। इस डेट से ऑडियंस को यह सीक्वल बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिला, यानी प्रोडक्शंस और फिल्मिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिल्म अपनी शेड्यूल थिएटर का रिलीज़ के साथ सिनेमा हॉल तक पहुंची है। तमिलनाडु में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेड जायंट मूवीज़ ने संभाली है, मतलब इसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को तमिलनाडु ने थिएटर्स में रिलीज़ किया गया है। किसी भी कमर्शियल फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और यहाँ रेड जायंट मूवी इसी सीक्वल के तमिलनाडु थिएटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल थी। रिलीज से पहले एक और डिस्कशन का हिस्सा बनी। दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तमिलगा वेट्री कांजागम की रूलिंग पार्टी से जुड़े पॉलिटिशियन आदव अर्जुना ने डिक्लेरेशन दिया था कि वो अगले 5 सालों तक रेड जायंट मूवीज़ को फिल्म के रिलीज़ करने से रोकने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट रिलीज से पहले सामने आया था कि और इसी वजह से फिल्म की रिलीज़ को लेकर कई बातचीत हुई थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस डिक्लेरेशन के बावजूद गत्ता कुश्ती 2 की थिएटर का रिलीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिल्म अपने पहले शेड्यूल डेट यानी 3 जुलाई 2026 पर ही रिलीज़ किया गया, यानी रिलीज से शेड्यूल और मेंटेन किया गया और रिलीज़ ऑडियंस को फिल्म के वही डेट पर देखने को मिले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी। अब अगर होम मीडिया या OTT रिलीज़ की बात करें तो थिएटर के रन के बाद फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग की इन्फॉर्मेशन भी ऑफिशियली सामने आई। दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गत्ता कुश्ती 2 की 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी, यानी जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए थे उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म की अवेलेबिलिटी कंफर्म दी गई है। इसीलिए आज की डेट 31 जुलाई 2026 से व्यूअर इस सीक्वल को नेटफ्लिक्स के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की रिलीज जर्नी सीधी और क्लियरली डिफाइन रही है। फिल्म 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज हुई। तमिलनाडु में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेड जायंट मूवीज ने हैंडल किया है। रिलीज से पहले एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन भी सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म अपने शेड्यूल रिलीज डेट पर ही थिएटर में आई। इसके बाद फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग भी ऑफिशियली कंफर्म हुई, जिसके अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू कर देगी। यानी अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आज से ही मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। रिलीज़ के बाद गत्ता कुश्ती 2 को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन क्रिटिक्स की ओपिनियन मिक्स रही। इंडिया टुडे की ने फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार दिए और स्क्रीन प्ले और जेंडर पोर्ट्रेल को क्रिटिसाइज किया। वहीं तो हिंदू ने इसे पहली फिल्म से बेटर बताया और राइटिंग की तारीफ की, लेकिन कहा कि फिल्म इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर अपनी पुरानी गलतियाँ रिपीट करती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यू में लिखा गया कि फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। वहीं सिनेमा एक्सप्रेस ने स्क्रीन प्ले का कॉमेडी मोमेंट्स को एंटरटेन बताया, जहाँ थी ये भी मेंशन किया कि कुछ कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल लगते हैं। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले हफ्ते में दुनिया भर से लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले 10 दिन में कलेक्शन बढ़कर 44 करोड़ तक पहुंच गया। 16 जुलाई 2026 को फिल्म ने 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। विष्णु विशाल के करियर का एक नया पर्सनल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना और थिएटिकल रन के एंड तक सिने लुगाम के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 ने वर्ल्ड वाइड लगभग 56 करोड़ का कलेक्शन कर दिया। तो दोस्तों ओवरऑल गत्ता कुश्ती 2 एक ऐसी सीक्वल है जो पहली फिल्म के बाद वीरा और कीर्ति की जिंदगी को नए फेज में लेकर जाती है। इस बार कहानी स्पोर्ट्स के साथ फैमिली लाइफ, पेरेंटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप चैलेंज पर भी फोकस करती है। फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जबकि क्रिटिक्स ओपिनियन मिक्स रहे। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म करते हुए अपना थिएटर रन एंड तक लगभग 56 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अगर अपने गत्ता कुश्ती देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गत्ता कुश्ती 2 के बारे में, जो साल 2026 की एक तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं है बल्कि 2022 में रिलीज़ हुई गत्ता कुश्ती की कहानी को आगे लेकर जाती है। अगर आपको पहली फिल्म का कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स पसंद आया था तो नेचुरली इस सीक्वल से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस फिल्म को
चेला अयाऊ ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसका मतलब ये है कि फिल्म की राइटिंग डायरेक्शन दोनों एक ही विजन के साथ डेवलप किए गए हैं। जब किसी फिल्म का राइटर और डायरेक्टर एक ही इंसान होता है तो जनरली स्टोरी का फ्लो और प्रेजेंटेशन एक ही क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इसी वजह से गट्टा कुश्ती 2 भी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती नज़र आती है। प्रोडक्शंस की बात करें तो इस फिल्म को इशारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशांत सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये प्रोजेक्ट 3 प्रोडक्शंस बैनर के कोलैबोरेशन में बना है, वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, विष्णु विशाल स्टूडियोज़ और IVY एंटरटेनमेंट। मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बनने वाली फिल्म्स में यूजुअली प्रोडक्शन स्केल और एग्जीक्यूशन को लेकर एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफ़ी हाई हो जाती है और इसी वजह से इस फिल्म को भी एक बड़े कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में एक बार फिर हमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। सीक्वल होने की वजह से इन दोनों की प्रेजेंस ऑडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहली फिल्म से इनके कैरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका था। इस बार इनके साथ ज़ारा जियान्ना, करुणास, मुइज़कांत और काली वेंकट भी सपोर्टिंग रोल्स में नज़र आते हैं। इस तरह फिल्म अपनी लीड कास्ट के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करती है जो ओवरऑल नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल साइड्स की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के भास्करन ने हैंडल की है। कैमरा वर्क किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के थ्रू एक्शंस, इमोशंस और विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस तक पहुंचती है। वहीं एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत विक्रमन ने संभाली है। एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रन टाइम और पेसिंग मेंटेन करना एडिटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस फिल्म का रन टाइम 154 मिनट से, मतलब ऑडियंस को लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर सीन रोल्डान ने कंपोज किया है। किसी भी स्पोर्ट्स और कॉमेडी बेस्ड फिल्म में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वही इमोशनल सीन्स को इम्पैक्ट देता है और एंटरटेनिंग मोमेंट्स को और एंगेजिंग बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशंस की जिम्मेदारी रेड जायंट्स मूवीज ने संभाली और फिल्म को ऑफिशियली 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया। रिलीज़ के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट किया गया जबकि कुछ चीज़ों पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स होने के बावजूद ऑडियंस ने फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, यानी व्यूअर्स की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव एक्सेप्टेंस मिली, जो किसी भी कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गट्टा कुश्ती 2 ने अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ का कलेक्शन किया है। इससे पता चलता है कि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है और कमर्शियल लेवल पर भी एक नोटिसेबल कलेक्शन रजिस्टर किया है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां सीक्वल्स के फॉर्मेट में कहानी को कंटिन्यू किया गया है। फिल्म के पीछे वहीं डायरेक्टर का विजन है, लीड कास्ट को कंटिन्यू किया गया है। मल्टीपल प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और रिलीज़ के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। चाहे क्रिटिक्स की ओपिनियन मिक्स ही क्यों ना हो, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फिल्म की फाउंडेशंस को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है और इस फाउंडेशंस के बाद हम मूवी के बाकी पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गट्टा कुश्ती 2 की एक्चुअल स्टोरी के बारे में। ये सीक्वल हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहाँ पहली फिल्म के बाद कैरेक्टर्स की लाइफ एक नए फेज़ में एंटर कर चुकी है। इस बार फोकस सिर्फ रेसलिंग या कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि कहानी, रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल चॉइसेस के अराउंड भी घूमती हुई नज़र आती है। फिल्म की शुरुआत हमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप के साथ मिलती है। इस बार वीरा की लाइफ पहले से काफ़ी बदल चुकी होती है। जो इंसान पहले अपनी अलग जर्नी जी रहा था, वहीं अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना चुका है। वीरा अब एक स्टे एट होम हाउस हस्बैंड के रोल में नज़र आता है, यानी घर की जिम्मेदारी संभालना, फैमिली को सपोर्ट करना और अपनी वाइफ के करियर के लिए बैकबोन बनना अब डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ कीर्ति अपनी रेसलिंग करियर को कंटिन्यू कर रही होती है। इस बार फिल्म क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि उसका प्रोफेशनल करियर उसकी लाइफ का मेजर फोकस है और इसी जर्नी में वीरा उसके साथ खड़ा रहता है। वो उससे हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे ये रिलेशनशिप एक नए डायनेमिक के साथ ऑडियंस के सामने आता है। यहाँ कहानी एक ऐसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है जहाँ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं रहती है। फिल्म में एक नया कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक जेलस कोच की वजह से, यानी कहानी में ऐसा कैरेक्टर एंटर होता है जिसके जेलसी और एटीट्यूड की वजह से वीरा और कीर्ति की लाइफ में धीरे धीरे टेंशन क्रिएट होने लगती है। ये जेलसी सिर्फ एक इंडिविजुअल इमोशंस बनकर नहीं रहती, बल्कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके रिलेशनशिप पर पड़ता हुआ नजर आता है।
इसी के साथ फिल्म एक और इम्पोर्टेंट एंगल को सामने लाती है और वो है पेरेंटिंग। वीरा और कीर्ति की एक बेटी है जिसका नाम माथी मालर है। कहानी यहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ की इक्वेशंस तक लिमिटेड नहीं रहती है बल्कि पेरेंट्स के रूप में भी दोनों किस तरह डिसीजन लेते हैं उस डायरेक्शन में भी मूव करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर वीरा और कीर्ति के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी बेटी के फ्यूचर और उसकी अपब्रिंगिंग को लेकर अलग सोच रखते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन धीरे धीरे उसके बीच फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। पहले जो रिलेशनशिप एक दूसरे के सपोर्ट पर बेस्ड दिखाया गया था वहीं अब चैलेंजेस का सामना करता हुआ नजर आता है। ये फ्रिक्शन किसी एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं रहता है। स्टोरी के हिसाब से सिचुएशन इतनी सीरियस डायरेक्शन में चली जाती है कि उसके रिलेशनशिप में एक मेजर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। मतलब अब कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स या कॉमेडी की जर्नी नहीं रहती है बल्कि इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी इंटेंस हो जाता है। वीरा और कीर्ति के बीच जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि उसका रिश्ता एक डिफ़िकल्ट फेज में पहुंच जाता है और इसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट को फिल्म अपने फाइनल स्टेज तक लेकर आती है। स्टोरी का कल्मिनेशन से कोर्ट रूम क्लाइमैक्स में होता है। मतलब फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट और डिसिसिव मोमेंट्स कोर्ट के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप से जुड़े कन्फ्लिक्ट्स अपने पीक पर आ चुके होते हैं। कोर्ट रूम सेटिंग ही इस कहानी का फाइनल रिजोल्यूशन का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अगर ओवरऑल इस प्लॉट को देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 अपनी कहानी को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के फ्रेमवर्क के अंदर लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेरेंटिंग के इश्यू भी स्टोरी का मेजर हिस्सा बनते हैं। वीरा का हाउस होल्ड बनाना, कीर्ति के रेसलिंग करियर को सपोर्ट करना, एक जेलस कोच की वजह से रिलेशनशिप में टेंशन का आ जाना, बेटी माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट्स को बढ़ाना, फिर उन डिसएग्रीमेंट्स का रिलेशनशिप क्राइसिस में कन्वर्ट होना और आखिर में कोर्ट रूम तक पहुंचना, ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस सीक्वल की कंप्लीट स्टोरी के फाउंडेशंस तैयार करते हैं। अब कहानी हमें सीधा लेकर जाती है पहली फिल्म के लगभग 6 साल बाद, यानी गत्ता कुश्ती 2 की पहली जर्नी के बाद। काफ़ी वक्त बीत चुका है और इन सालों के अंदर कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। टाइम जंप सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं है बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आए चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इन 6 सालों के बाद जब हम दोबारा वीरा से मिलते हैं तो उसकी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल अलग नज़र आती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ जो ऑडियंस नोटिस करती है वो है उसका बदला हुआ रोल। पहली फिल्म के बाद उसने जो वादा किया था उसे वो सिर्फ एक डायलॉग या इमोशनल मोमेंट तक सीमित नहीं रखता है। फिल्म के अकॉर्डिंग वीरा अपना प्रॉमिस पूरी तरह निभाता है। ये बात कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि सीक्वल हमें ये दिखाता है कि वक्त के साथ वीरा ने अपनी कमिटमेंट को सिर्फ याद ही नहीं रखा है बल्कि उसे अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बना दिया है। यानी उसके लिए दिया गया वादा सिर्फ वर्ड्स नहीं था बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे उसने सच में एक्सेप्ट कर लिया। इसी कमिटमेंट के चलते वीरा एक फुल टाइम हाउस होल्ड्स के रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। अब उसके डेली रूटीन्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेंटर घर बन चुका है। फिल्म यहीं से एक कम्प्लीटली नया पर्सपेक्टिव ऑडियंस को सामने रखती है। वीरा अब अपना पूरा वक्त घर और फैमिली की जिम्मेदारियों को डेडिकेट करता है, यानी उसकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा अब एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्ड के रोल से जुड़ा हुआ है। इस रोल रिवर्सल की वजह से कहानी का टोन भी पहली फिल्म के कंपैरिजन्स में एक नई डायरेक्शन लेता हुआ नज़र आता है। ऑडियंस को एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां वीरा अपनी लाइफ को उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग शेप दिया है जो उसने पहले किया था। फिल्म इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है बल्कि 6 सालों से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंटिन्यू कर रहा है। स्टोरी के एक फेज़ में हमें वीरा के कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी भी दिखाता है। उसने जो कमिटमेंट्स ली थी उसे टाइम के साथ इग्नोर नहीं किया। बाकी सीक्वल की शुरुआत ही इस बात को हाईलाइट करती है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया। इसी वजह से उसका कैरेक्टर एक नए स्टेज पर एंटर करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी ये ओपनिंग फेज ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज देता है कि पहली फिल्म के बाद सिर्फ वक्त नहीं बदला है बल्कि वीरा की लाइफ को पूरा स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। 6 साल बाद वो एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड के रूप में अपना प्रॉमिस निभा रहा है और इसी नए सेटअप के साथ सीक्वल अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता शुरू करता है। जहाँ एक तरफ वीरा की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति की जर्नी भी अलग डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही होती है। फिल्म इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि इन 6 सालों के दौरान उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लगातार कंटिन्यू रखा है। कीर्ति की ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है बल्कि उसके कंधों पर एक साथ 2 इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कीर्ति एक गवर्नमेंट जॉब भी करती है और इसी के साथ साथ वो अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग करियर को भी कंटिन्यू कर रही होती है। यानी उसकी डेली लाइफ सिर्फ
एक रेगुलर जॉब तक लिमिटेड नहीं रहती है। एक तरफ गवर्नमेंट सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी तरफ रेसलिंग जैसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में अपनी जगह बनाए रखना भी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से उसके लाइफ एक कांस्टेंट बैलेंस के एग्जाम्पल बनकर सामने आती है। फिल्म इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि कीर्ति अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक तरफ उसका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, दूसरी तरफ उसका रेसलिंग करियर है जो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यानी रेसलिंग उसकी लाइफ का सिर्फ एक शौक या साइड एक्टिविटी नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल जर्नी के रूप में प्रेजेंट की गई है। स्टोरी के हिसाब से उसका प्रोफेशनल रेसलिंग करियर राइजिंग फेज में होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जर्नी प्रोग्रेस कर रही है और वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। फिल्म इसी ग्रोथ को उसके कैरेक्टर्स का एक मेजर पार्ट बनाती है। इसी वजह से ऑडियंस को यह समझने का मौका मिलता है कि कीर्ति अपने एम्बिशस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। इसी पॉइंट पर सीक्वल वीरा और कीर्ति के बीच एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट भी एस्टैब्लिश करता है। एक तरफ वीरा ने घर की जिम्मेदारियों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है तो दूसरी तरफ कीर्ति अपने करियर को डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कर रही है। दोनों की लाइफ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड इवॉल्व करती है, लेकिन दोनों अपने अपने रोल्स को सिंसियरली निभाने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म के इस फेज में कीर्ति को एक ऐसा कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो गवर्नमेंट जॉब और अपनी राइजिंग प्रोफेशनल रेसलिंग करियर के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। यह उसकी जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और इसी फाउंडेशन के साथ कहानी धीरे धीरे अपने अगले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को स्टोरी का सेंटर बनाती है और वो है वीरा और कीर्ति की छोटी बेटी माथी मालार। इस स्टेज पर कहानी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लाइफ तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरा फोकस धीरे धीरे उसकी फैमिली और पेरेंटिंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। माथी मालार अब एक ऐसी एज में होती है जहाँ उसकी पढ़ाई, उसकी पर्सनालिटी और उसके फ्यूचर को लेकर हर डिसीजन नेचुरली उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर सीक्वल की स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालार एकेडमिक्स में स्ट्रगल करते हैं, यानी पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं होती और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती जैसे उसके पेरेंट्स शायद एक्सपेक्ट करते हो। ये पॉइंट कहानी में एक सिग्निफिकेंट इश्यू के रूप में सामने आता है क्योंकि उसकी एजुकेशन को लेकर कंसर्न धीरे धीरे फैमिली डिस्कशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन सिर्फ एकेडमिक ही प्रॉब्लम्स नहीं होती, स्टोरी ये बताती है कि माथी मालार को सब स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी जिस एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स और रेसलिंग से जुड़ा हुआ है उसके बावजूद माथी उस डायरेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। फिल्म इस बात को उसके कैरेक्टर्स की एक अलग आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करती है। इस पॉइंट से कहानी एक इमोशनल और प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जब एक तरफ बेटी एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ उसकी स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट ना हो तो नेचुरली उसके फ्यूचर को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगते हैं। फिल्म इसी सिचुएशन को वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग माथी की अपब्रिंगिंग और उसके फ्यूचर को लेकर वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल से अलग अलग नज़र आने लगते हैं। दोनों अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहते हैं लेकिन उस तक पहुंचने का उसका नज़रिया एक जैसा नहीं होता, यानी डिफरेंस धीरे धीरे उसके बीच टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिल्म इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी भारी प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं बल्कि फैमिली के अंदर के डिफरेंसेस के थ्रू डेवलप करते हैं। माथी की एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को लेकर जो कंसर्न शुरू होते हैं वहीं वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग डिसीजन में फ्रिक्शंस का रीजन बन जाते हैं। धीरे धीरे डिफरेंसेस उसके बीच डिसएग्रीमेंट्स को और ज़्यादा नोटिसेबल बना देता है। ओवरऑल देखा जाए तो माथी का कैरेक्टर सिर्फ वीरा और कीर्ति की बेटी बनकर स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता है। फिल्म के इस फेज में उसकी एकेडमिक्स में स्ट्रगल्स करना और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना दिखाना ही वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिसके बाद वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल के बीच फ्रिक्शन क्लियरली सामने आना शुरू हो जाता है और यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर उसके रिलेशनशिप को एक और डिफिकल्ट फेज की तरफ लेकर आता है। जैसे जैसे कहानी अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करती है वैसे वैसे स्टोरी का इमोशनल प्रेशर्स भी और बढ़ने लगता है। अब तक ऑडियंस वीरा और कीर्ति की फैमिली लाइफ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेरेंटिंग को लेकर चल रहे डिफरेंसेस देख चुकी होती है, लेकिन इसी बीच एक नया कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करती है जो कहानी को और भी सीरियस डायरेक्शन में लेकर जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर एक रेसलिंग कोच का कैरेक्टर कहानी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करता है, लेकिन यह कैरेक्टर किसी पॉजिटिव गाइडेंस या सपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि कन्फ्लिक्ट को और गहरा बनाने के लिए सामने आता है। फिल्म क्लियरली बताती है कि एक कोच मैनिपुलेटिव है, यानी उसका कोच अप्रोच सीधा और ईमानदार नहीं होता है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और अपने एक्शंस के थ्रू चीज़ों को अलग डायरेक्शन देने की प्लानिंग करता हुआ दिखाया गया है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर स्टोरी के कन्फ्लिक्ट को मेजर सोर्स बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में भी एस्टैब्लिश करती है कि रेसलिंग कोच जेलस भी है, उसके अंदर की जेलसी उसके एक्शंस को ड्राइव करती हुई नज़र आती है, यानी उसके डिसीजंस किसी हेल्दी कॉम्पिटिशन या प्रोफेशनल एटीट्यूड पर बेस्ड नहीं होते बल्कि उसके पर्सनल इमोशंस और जेलसी से इन्फ्लुएंस होते।
इसी जेलसी और मैनिपुलेशन की वजह से वो एक स्कीम तैयार करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि कीर्ति का रेसलिंग कैरियर को डिरेल करना, मतलब वो ऐसे स्टेप्स लेने की प्लानिंग करता है जिससे कीर्ति की प्रोफेशनल जर्नी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसका करियर उस डायरेक्शन में ना बढ़ सके जहाँ तक वो पहुँच रही थी। यहाँ से कहानी का टेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब चैलेंज के सिर्फ फैमिली के अंदर के डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। अब कीर्ति को अपने प्रोफेशनल करियर के सामने भी एक ऐसा ऑब्स्टेकल मिलता है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिल्म इस पॉइंट पर ऑडियंस को फील करवाती है कि कीर्ति को सामने आने वाली प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उसकी प्रोफेशनल जर्नी भी अब एक नए चैलेंजेस का सामना कर रही है। और इस चैलेंज का सेंटर वहीं मैनिपुलेटिव और जेलस रेसलिंग कोच बन जाता है, जिसके एक्शन स्टोरी को और भी इंटेंस बना देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का फेस कन्फ्लिक्ट को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। पहले रिलेशनशिप और पेरेंटिंग के इश्यू स्टोरी का मेन फोकस थे, लेकिन अब एक मैनिपुलेटिव और जेलसी रेसलिंग कोच की एंट्री के बाद कन्फ्लिक्ट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका पूरा प्लान कीर्ति के रेसलिंग कैरियर को डिरेल करने पर बेस्ड होता है और इसी प्लानिंग के साथ फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेटेजी और भी क्लियर सामने आने लगती है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका टारगेट सिर्फ कीर्ति का रेसलिंग करियर को अफेक्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि वो वीरा और कीर्ति के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी इनडायरेक्टली वीक करने की कोशिश करता है। इसी प्लानिंग के दौरान स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न लेती है। फिल्म बताती है कि वो कोच वीरा को एक अनविटन पॉन के रूप में यूज़ करता है, यानी वीरा को इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन रहा है। उसके एक्शंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी अपनी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि कोच की मैनिपुलेशंस का एक पार्ट बन जाती है। ये पॉइंट कहानी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वीरा किसी भी चीज़ को जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग वो बिना जाने ही उस सिचुएशंस में फंस जाता है जहाँ इसका इस्तेमाल एक ऐसे प्लान्स के लिए किया जा रहा होता है जिसका असली ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। इसी मैनिपुलेशंस की वजह से धीरे धीरे वीरा और कीर्ति के बीच ट्रस्ट पर असर पड़ने शुरू हो जाता है। जो रिलेशनशिप अब तक म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दिखाया गया था, उसमें अब शॉक और कन्फ्यूजन अपनी जगह बनना शुरू कर देते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कोच की प्लानिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रूप में सामने आता है। छोटी छोटी सिचुएशंस को और गलत परसेप्शन धीरे धीरे इतनी बड़ी बनने लगती है कि वीरा और कीर्ति के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों अफेक्ट होने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक टेम्पररी डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहती। स्टोरी क्लियरली बताती है कि इसके बीच डीप मिसट्रस्ट क्रिएट होने लगता है, यानी दोनों को रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन एक दूसरे पर भरोसा अब चैलेंज होने लगता है। और जब किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही कमज़ोर पड़ने लगे तो नेचुरली हर सिचुएशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड महसूस होने लगती है। फिल्म इसी इमोशनल फेज को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है। अब तक ऑडियंस ने वीरा और कीर्ति को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते देखा था, लेकिन कोच की मैनिपुलेशंस के बाद वही रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसट्रस्ट के प्रेशर्स में नज़र आ जाता है। इसी वजह से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का हिस्सा दिखाता है कि मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए वीरा को बिना उसकी जानकारी के एक पॉन की तरह यूज़ करता है। इसी मैनिपुलेशन के रिजल्ट में वीरा और कीर्ति के बीच गहरा मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगती है और यही इमोशनल डिस्टेंस स्टोरी के उसके फाइनल और डिसीजन फेस की तरफ लेकर जाने का काम करती है। जैसे जैसे कहानी अपने फाइनल फेज के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे वीरा और कीर्ति के बीच पैदा हुए कन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा इंटेंस होते चले जाते हैं। शुरुआत में जो छोटे डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दिए थे, अब वो धीरे धीरे इतने बड़े रूप में सामने आते हैं कि उसका पूरा रिलेशनशिप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये लगातार बढ़ा हुआ टेंशन सिर्फ इमोशनल प्रेशर्स तक सीमित नहीं रहता है। हर नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट की कमी उसके बीच की दूरी को और बढ़ती चली जाती है। ये रिश्ता पहले एक दूसरे के सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा था, यानी वहीं अब सीरियस चैलेंजेस का सामना करता हुआ नजर आता है। इसी बढ़ते हुए प्रेशर्स का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वीरा और कीर्ति की सेपरेशन की तरफ धकेल दिए जाते हैं, यानी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसका रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां लोग अलग होने की पॉसिबिलिटीज सामने नजर आने लगती है। इस फिल्म इसी पॉइंट को कहानी के इमोशनल हाई पॉइंट के रूप में प्रेजेंट करती है। ये फेज ऑडियंस के लिए काफ़ी क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है, अब उसके पूरे परिवार का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ महसूस होता है। स्टोरी का इमोशनल वेट इसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा फील होता है और इसी इमोशनल बिल्डअप के बाद कहानी अपने ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमैक्स में एंटर करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग फाइनल कन्फ्रंटेशन एक कोर्ट रूम के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, यानी पूरी स्टोरी जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस के साथ डेवलप हुई थी,
उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट रूम क्लाइमैक्स सिर्फ एक लीगल सेटिंग नहीं रहता है, बल्कि वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिसीजन मोमेंट बन जाता है। यहीं पर उसके सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि अपने बीच पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना। फिल्म इस बात को हाईलाइट करती है कि अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सच को सामने लाना और उन गलतफहमियों को दूर करना है जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को कमज़ोर करती चली जाती है। लेकिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना ही उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को बचाना भी होती है। यानी कोर्ट रूम तक पहुंचते पहुंचते कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का नहीं रहता है, बल्कि पूरे परिवार के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। फिल्म इसी फाइनल फेज को इमोशनल और ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट करती है। वीरा और कीर्ति को एक ही सिचुएशन को सामना करना पड़ता है जहां उन्हें अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए लड़ना पड़ता है और साथ ही अपने परिवार को टूटने से बचने की भी कोशिश करनी पड़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी का यह फाइनल स्टेज पूरी कन्फ्लिक्ट्स को कल्मिनेशन से लगातार बढ़ते डिसीजन, रिलेशनशिप में आई दूरियां, सेपरेशंस की तरफ बढ़ते कदम और उसके बाद एक ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमैक्स है, सब मिलकर स्टोरी को उसके सबसे इमोशनल और डिसीजन पॉइंट तक लेकर जाते हैं, जहां वीरा और कीर्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने और अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब दोस्तों गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट की बात करें तो फिल्म में काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर के साथ देखने को मौका मिलता है। लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक हर एक्टर को स्टोरी के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है, जिसके थ्रू फिल्म की नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर की, विष्णु विशाल की, जो इस सीक्वल में एक बार फिर वीरा का कैरेक्टर में नजर आते हैं, क्योंकि ये फिल्म का पहला सीक्वल है। इसीलिए वीरा का कैरेक्टर दोबारा कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनता है और स्टोरी उसकी जर्नी के अराउंड कंटिन्यू होती है। उनका अपोजिट लीड एक्टर्स में ऐश्वर्या लक्ष्मी नजर आती है, जो कीर्ति का कैरेक्टर प्ले करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग ऐश्वर्या ने की है, यानी स्क्रीन पर कीर्ति के रोल ऐश्वर्या लक्ष्मी निभाती है, जबकि कैरेक्टर्स की डब वॉइस ऐश्वर्या की है। वीरा और कीर्ति की बेटी माथी मालर के रोल ज़ारा जियान्ना ने प्ले किया है। स्टोरी के फैमिली एंगल्स में माथी मालर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में सामने आती है और उसका रोल सीक्वल की कहानी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। फिल्म में वेटरन एक्ट्रेस राम्या कृष्णन भी नजर आती है, जो जज राजा राजेश्वरी का कैरेक्टर प्ले करती है। क्योंकि कहानी अपने फाइनल स्टेज में कोर्ट रूम तक पहुंचती है, इसीलिए जज राजा राजेश्वरी भी कास्ट का एक नोटिसेबल कैरेक्टर है। कॉमेडी टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले योगी बाबू इस फिल्म में बलबीर सिंह के रोल में नजर आते हैं। वहीं करुणास को रत्नाम के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। मुनिष्कांत फिल्म में गणेशन के रोल प्ले करते हैं, जबकि काली वेंकट जिसे सत्तम के नाम से भी जाना जाता है उस कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में लिजी एंटनी को पद्मा के रोल में देखा जाता है। साथ ही गुजराती गजराज कीर्ति के फादर के कैरेक्टर निभाते हैं, जबकि श्रीजा रवि कीर्ति की मदर के रोल में नजर आती है। फिल्म में निखिला शंकर जो राजी के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है, वहीं कलामंडलम मल्लिका कीर्ति के ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती है, जिससे फैमिली कास्ट और भी कंप्लीट नजर आती है। इसके अलावा करुणाकरण पार्था के रोल में दिखाई देते हैं, जबकि श्रिया शालिनी वानी के कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म में मोक्षा भी मीनू के रोल में नजर आती है। इसी कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग रवीना रावी ने की है, यानी स्क्रीन पर मीनू के रोल मोक्षा परफॉर्म करती है और डब वर्जन रवि की है। फाइनली कास्ट लिस्ट में तारक पोनप्पा को कीर्ति के कोच के रोल में देखा जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर भी स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कीर्ति के रेसलिंग जर्नी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट में लीड एक्टर के साथ एक्सपीरियंस और सपोर्टिंग परफॉर्मेंस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हर कैरेक्टर को सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है और सारे कैरेक्टर्स मिलकर फिल्म की ओवरऑल स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के प्रोडक्शन जर्नी के बारे में। किसी भी सीक्वल की तरह इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी और इस प्रोजेक्ट को शुरुआत ऑफिशियली होने से पहले इसके बारे में डिस्कशन शुरू हो चुके थे। फिल्म की प्रोडक्शन की जर्नी का पहला मेजर अपडेट जुलाई 2025 के शुरुआती 3 दिनों में सामने आया था। इस पीरियड में विष्णु विशाल ने कंफर्म किया कि गत्ता कुश्ती 2 का सीक्वल बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी इस स्टेज पर प्रोजेक्ट को लेकर क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था कि पहली फिल्म की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने का प्लान ऑफिशियली कंसीडर किया जा रहा है। उस वक्त एक कंफर्मेशन ऑडियंस को लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, क्योंकि इससे क्लियर हो गया था कि फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने की डायरेक्शंस में काम शुरू हो चुका है। हालांकि उस स्टेज पर सिर्फ प्लानिंग का लेवल पर था, लेकिन सीक्वल्स को लेकर एक्साइटमेंट धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, यानी वो मोमेंट था जब सीक्वल को फॉर्मली ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोजेक्ट की कोर टीम को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अनाउंसमेंट के साथ ये भी कंफर्म हुआ कि डायरेक्टर चेल्ला
या वो दोबारा सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी के रिटर्न के भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई थी। साथ ही प्रोड्यूसर इशारे के गणेश की सीक्वल के साथ वापस जुड़े रहे। इस तरह फिल्म की क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ऑफिशियली कंटिन्यू किया गया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई, यानी अनाउंसमेंट के और शूटिंग के बीच ज़्यादा डिले नहीं हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन फेज में एंटर कर गया। फिल्म की शूटिंग एक ही लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रही। प्रोडक्शन के दौरान चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे कई लोकेशन पर फिल्मिंग की गई, यानी सीक्वल के लिए अलग अलग जगहों पर शूटिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस मल्टीपल लोकेशंस में कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई वैसे वैसे फिल्म अपने कॉम्प्लीशन स्टेज की तरफ पहुंचती गई। फिल्म के प्रोडक्शंस अपडेट्स के अकॉर्डिंग मई 2026 तक शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी स्टेज पर प्रोडक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट था और सिर्फ कुछ ही दिनों में फिल्मिंग की बात रह गई थी। ये अपडेट इस बात का इंडिकेशन था कि प्रोजेक्ट अपने फाइनल प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका था और फिल्म रिलीज की डायरेक्शन में स्टेडली प्रोसेस कर रही थी। मतलब प्रिंसिपल फोटोग्राफी का मेजर हिस्सा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ रिमेनिंग शेड्यूल फिनिश करना बाकी था। और देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की प्रोडक्शन जर्नी एक प्लान सीक्वल को फॉलो करती है। सबसे पहले जुलाई 2025 में सीक्वल बनने की प्लानिंग कंफर्म होती है। उसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है, जहां डायरेक्टर चेला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर इशारी के गणेश के रिटर्न्स को कंफर्म किया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू होती है। शूटिंग चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे लोकेशंस पर कंप्लीट की जाती है और मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग अपने फिल्म फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां सिर्फ कुछ दिनों का शूटिंग बाकी रह जाता है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के म्यूजिक एल्बम के बारे में। किसी भी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म में म्यूजिक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है और इस सीक्वल के लिए पे साउंड ट्रैक को डेडिकेटेड म्यूजिक एल्बम के रूप में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 का पूरा एल्बम सीन लोलनाल ने कंपोज किया है, यानी इस सीक्वल के सॉन्ग्स और ओवरऑल साउंड ट्रैक की कंपोजिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही संभाली है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट का पूरा क्रिएटिव वर्क सीन रोल्डन के नाम से ऑफिशियली क्रेडिट किया गया है। अब साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म के एल्बम में टोटल 6 सॉन्ग शामिल किए गए हैं। हर गाने का अपना टाइटल है और अपने सिंगर्स के साथ प्रेजेंट किया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं। एल्बम का पहला गाना है शब्दावकार। इस गाने के लिरिक्स मोहन रजन ने लिखे, जबकि इसे सीन रोल्डन और साई इंदवी ने मिलकर गाया है। इस ट्रैक की टोटल ड्यूरेशन 4 मिनट 8 सेकंड है। एल्बम का और फाइनली साउंड ट्रैक का छठा और आखिरी ट्रैक है चिल मम्मी। इस सॉन्ग के लिरिक्स एक बार फिर मोहन रंजन के हैं और जबकि इसे मिथरान सेना बागरत ने गाया है। इसकी गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट 4 सेकंड है। टोटल पूरे म्यूजिक एल्बम को देखा जाए तो साउंड ट्रैक में टोटल 6 ट्रैक शामिल है। लिरिक्स डिपार्टमेंट में मोहन रंजन ने ज़्यादातर गाने लिखे और जबकि मुताबिल ने एल्बम के एक गाने के लिरिक्स दिए। सिंगिंग लाइनअप्स में सीन रोल्डन, साई इंदवी, विजय नारायण, सत्यन मोहलिंगम, श्वेता मोहन और मिथरान जैसे सिंगर्स अपनी आवाज़ देते नजर आते हैं। फिल्म का ऑफिशियली ट्रैक लिस्टिंग के हिसाब से पूरे साउंड ट्रैक की टोटल ड्यूरेशन 20 मिनट 52 सेकंड है, यानी लगभग 21 मिनट के इस म्यूजिक एल्बम में कुल 6 गाने शामिल किए गए हैं, जिसे सीन रोनाल्ड ने कंपोज किया और अलग अलग सिंगर्स के साथ अपनी आवाज़ दी गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के रिलीज़ के बारे में। किसी भी फिल्म की प्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है और उसका थिएटर का रिलीज़, और इस सीक्वल ने अपनी ऑफिशियल रिलीज़ के साथ ऑडियंस तक अपनी जर्नी को पहुंचा है। फिल्म के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 को ऑफिशियली 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। इस डेट से ऑडियंस को यह सीक्वल बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिला, यानी प्रोडक्शंस और फिल्मिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिल्म अपनी शेड्यूल थिएटर का रिलीज़ के साथ सिनेमा हॉल तक पहुंची है। तमिलनाडु में फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेड जायंट मूवीज़ ने संभाली है। मतलब इसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू फिल्म को तमिलनाडु ने थिएटर्स में रिलीज़ किया गया है। किसी भी कमर्शियल फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और यहाँ रेड जायंट मूवी इसी सीक्वल के तमिलनाडु थिएटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल थी। रिलीज से पहले एक और डिस्कशन का हिस्सा बनी। दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तमिलगा वेट्री कांजागम की रूलिंग पार्टी से जुड़े पॉलिटिशियन आदव अर्जुना ने डिक्लेरेशन दिया था कि वो अगले 5 सालों तक रेड जायंट मूवीज़ को फिल्म के रिलीज़ करने से रोकने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट रिलीज से पहले सामने आया था कि और इसी वजह से फिल्म की रिलीज़ को लेकर कई बातचीत हुई थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस डिक्लेरेशन के बावजूद गत्ता कुश्ती 2 की थिएटर का रिलीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिल्म अपने पहले शेड्यूल डेट यानी 3 जुलाई 2026 पर ही रिलीज़ किया गया, यानी रिलीज से शेड्यूल और मेंटेन किया गया और रिलीज़ ऑडियंस को फिल्म के वही डेट पर देखने को मिले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी। अब अगर होम मीडिया या OTT रिलीज़ की बात करें तो थिएटर के रन के बाद फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग की इन्फॉर्मेशन भी ऑफिशियली सामने आई। दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गत्ता कुश्ती 2 की
31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी। यानी जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए थे उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म की अवेलेबिलिटी कंफर्म दी गई है। इसीलिए आज की डेट 31 जुलाई 2026 से व्यूअर इस सीक्वल को नेटफ्लिक्स के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की रिलीज जर्नी सीधी और क्लियरली डिफाइन रही है। फिल्म 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज हुई। तमिलनाडु में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेड जायंट मूवीज ने हैंडल किया है। रिलीज से पहले एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन भी सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म अपने शेड्यूल रिलीज डेट पर ही थिएटर में आई। इसके बाद फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग भी ऑफिशियली कंफर्म हुई, जिसके अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू कर देगी। यानी अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आज से ही मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। रिलीज़ के बाद गत्ता कुश्ती 2 को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन क्रिटिक्स की ओपिनियन मिक्स रही। इंडिया टुडे की ने फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार दिए और स्क्रीन प्ले और जेंडर पोर्ट्रेल को क्रिटिसाइज किया। वहीं तो हिंदू ने इसे पहली फिल्म से बेटर बताया और राइटिंग की तारीफ की, लेकिन कहा कि फिल्म इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर अपनी पुरानी गलतियाँ रिपीट करती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यू में लिखा गया कि फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। वहीं सिनेमा एक्सप्रेस ने स्क्रीन प्ले का कॉमेडी मोमेंट्स को एंटरटेन बताया, जहाँ थी ये भी मेंशन किया कि कुछ कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल लगते। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म रिलीज से पहले हफ्ते में दुनिया भर से लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले 10 दिन में कलेक्शन बढ़कर 44 करोड़ तक पहुँच गया। 16 जुलाई 2026 को फिल्म ने 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। विष्णु विशाल के करियर का एक नया पर्सनल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना और थिएटिकल रन के एंड तक सिने लुगाम के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 ने वर्ल्ड वाइड लगभग 56 करोड़ का कलेक्शन कर दिया। तो दोस्तों ओवरऑल गत्ता कुश्ती 2 एक ऐसी सीक्वल है जो पहली फिल्म के बाद वीरा और कीर्ति की जिंदगी को नए फेज में लेकर जाती है। इस बार कहानी स्पोर्ट्स के साथ फैमिली लाइफ, पेरेंटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप चैलेंज पर भी फोकस करती है। फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जबकि क्रिटिक्स ओपिनियन मिक्स रहे। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म करते हुए अपना थिएटिकल रन एंड तक लगभग 56 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अगर अपने गत्ता कुश्ती देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गत्ता कुश्ती 2 के बारे में, जो साल 2026 की एक तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि 2022 में रिलीज हुई गत्ता कुश्ती की कहानी को आगे लेकर जाती है। अगर आपको पहली फिल्म का कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमेडी और इमोशनल मोमेंट्स पसंद आया था तो नेचुरली इस सीक्वल से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस फिल्म को चेला अयाऊ ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसका मतलब ये है कि फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन दोनों एक ही विजन के साथ डेवलप किए गए हैं। जब किसी फिल्म का राइटर और डायरेक्टर एक ही इंसान होता है तो जनरली स्टोरी का फ्लो और प्रेजेंटेशन एक ही क्रिएटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इसी वजह से गत्ता कुश्ती 2 भी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती नजर आती है। प्रोडक्शंस की बात करें तो इस फिल्म को इशारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशांत सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये प्रोजेक्ट 3 प्रोडक्शंस बैनर के कोलैबोरेशन में बना है, वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, विष्णु विशाल स्टूडियोज और IVY एंटरटेनमेंट। मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बनने वाली फिल्म्स में यूजुअली प्रोडक्शन स्केल और एग्जीक्यूशन को लेकर एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफ़ी हाई हो जाती है और इसी वजह से इस फिल्म को भी एक बड़े कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में एक बार फिर हमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। सीक्वल होने की वजह से इन दोनों की प्रेजेंस ऑडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहली फिल्म से इनके कैरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका था। इस बार इनके साथ जारा जियान्ना, करुणास, मुइस्कांत और काली वेंकट भी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते हैं। इस तरह फिल्म अपनी लीड कास्ट के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करती है, जो ओवरऑल नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल साइड्स की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के भास्करन ने हैंडल की है। कैमरा वर्क किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के थ्रू एक्शंस, इमोशंस और विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस तक पहुंचती है। वहीं एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत विक्रमन ने संभाली है। एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रन टाइम और पेसिंग मेंटेन करना एडिटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस फिल्म का रन टाइम 154 मिनट से, मतलब ऑडियंस को लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर सीन रोल्डान ने कंपोज किया है। किसी भी स्पोर्ट्स और कॉमेडी बेस्ड फिल्म में म्यूजिक का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वही इमोशनल सीन्स को इम्पैक्ट देता है और एंटरटेनिंग मोमेंट्स को और एंगेजिंग बनाता है।
डिस्ट्रीब्यूशंस की जिम्मेदारी रेड जायंट्स मूवीज ने संभाली और फिल्म को ऑफिशियली 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट किया गया जबकि कुछ चीज़ों पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स मिक्स होने के बावजूद ऑडियंस ने फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, यानी व्यूअर्स की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव एक्सेप्टेंस मिली, जो किसी भी कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गट्टा कुश्ती 2 ने अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ का कलेक्शन किया है। इससे पता चलता है कि फिल्म ने थिएटिकल रन के दौरान अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है और कमर्शियल लेवल पर भी एक नोटिसेबल कलेक्शन रजिस्टर किया है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां सीक्वल्स के फॉर्मेट में कहानी को कंटिन्यू किया गया है। फिल्म के पीछे वहीं डायरेक्टर का विजन है, लीड कास्ट को कंटिन्यू किया गया है, मल्टीपल प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और रिलीज के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। चाहे क्रिटिक्स की ओपिनियन मिक्स ही क्यों ना हो, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फिल्म की फाउंडेशंस को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है और इस फाउंडेशंस के बाद हम मूवी के बाकी पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गट्टा कुश्ती 2 की एक्चुअल स्टोरी के बारे में। ये सीक्वल हमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां पहली फिल्म के बाद कैरेक्टर्स की लाइफ एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। इस बार फोकस सिर्फ रेसलिंग या कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि कहानी, रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल चॉइसेस के अराउंड भी घूमती हुई नजर आती है। फिल्म की शुरुआत हमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप के साथ मिलती है। इस बार वीरा की लाइफ पहले से काफ़ी बदल चुकी होती है। जो इंसान पहले अपनी अलग जर्नी जी रहा था, वहीं अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना चुका है। वीरा अब एक स्टे एट होम हाउस हस्बैंड के रोल में नजर आता है, यानी घर की जिम्मेदारी संभालना, फैमिली को सपोर्ट करना और अपनी वाइफ के करियर के लिए बैकबोन बनना अब डेली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ कीर्ति अपनी रेसलिंग करियर को कंटिन्यू कर रही होती है। इस बार फिल्म क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि उसका प्रोफेशनल करियर उसकी लाइफ का मेजर फोकस है और इसी जर्नी में वीरा उसके साथ खड़ा रहता है। वो उससे हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे ये रिलेशनशिप एक नए डायनेमिक के साथ ऑडियंस के सामने आता है। यहाँ कहानी एक ऐसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है जहाँ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन से अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं रहती है। फिल्म में एक नया कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक जेलस कोच की वजह से, यानी कहानी में ऐसा कैरेक्टर एंटर होता है जिसके जेलसी और एटीट्यूड की वजह से वीरा और कीर्ति की लाइफ में धीरे धीरे टेंशन क्रिएट होने लगती है। ये जेलसी सिर्फ एक इंडिविजुअल इमोशंस बनकर नहीं रहती, बल्कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके रिलेशनशिप पर पड़ता हुआ नजर आता है। इसी के साथ फिल्म एक और इम्पोर्टेंट एंगल को सामने लाती है और वो है पेरेंटिंग। वीरा और कीर्ति की एक बेटी है जिसका नाम माथी मालर है। कहानी यहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ की इक्वेशंस तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पेरेंट्स के रूप में भी दोनों किस तरह डिसीजन लेते हैं उस डायरेक्शन में भी मूव करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर वीरा और कीर्ति के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी बेटी के फ्यूचर और उसकी अपब्रिंगिंग को लेकर अलग सोच रखते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन धीरे धीरे उसके बीच फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। पहले जो रिलेशनशिप एक दूसरे के सपोर्ट पर बेस्ड दिखाया गया था, वहीं अब चैलेंजेस का सामना करता हुआ नजर आता है। ये फ्रिक्शन किसी एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं रहता है। स्टोरी के हिसाब से सिचुएशन इतनी सीरियस डायरेक्शन में चली जाती है कि उसके रिलेशनशिप में एक मेजर क्राइसिस खड़ा हो जाता है। मतलब अब कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स या कॉमेडी की जर्नी नहीं रहती है, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी इंटेंस हो जाता है। वीरा और कीर्ति के बीच जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि उसका रिश्ता एक डिफ़िकल्ट फेज में पहुंच जाता है और इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को फिल्म अपने फाइनल स्टेज तक लेकर आती है। स्टोरी का कल्मिनेशन से कोर्ट रूम क्लाइमेक्स में होता है। मतलब फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट और डिसिसिव मोमेंट्स कोर्ट के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप से जुड़े कन्फ्लिक्ट्स अपने पीक पर आ चुके होते हैं। कोर्ट रूम सेटिंग ही इस कहानी का फाइनल रिजोल्यूशन का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अगर ओवरऑल इस प्लॉट को देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 अपनी कहानी को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के फ्रेमवर्क के अंदर लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ रिलेशनशिप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेरेंटिंग के इश्यू भी स्टोरी का मेजर हिस्सा बनते हैं। वीरा का हाउस होल्ड बनाना, कीर्ति के रेसलिंग करियर को सपोर्ट करना, एक जेलस कोच की वजह से रिलेशनशिप में टेंशन का आ जाना, बेटी माथी मालर की पेरेंटिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट्स को बढ़ाना, फिर उन डिसएग्रीमेंट्स का रिलेशनशिप क्राइसिस में कन्वर्ट होना और आखिर में कोर्ट रूम तक पहुंचना, ये सारे पॉइंट्स मिलकर इस सीक्वल की कंप्लीट स्टोरी के फाउंडेशन तैयार करते हैं।
अब कहानी हमें सीधा लेकर जाती है पहली फिल्म के लगभग 6 साल बाद, यानी गत्ता कुश्ती 2 की पहली जर्नी के बाद। काफ़ी वक्त बीत चुका है और इन सालों के अंदर कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। टाइम जंप सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आए चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इन 6 सालों के बाद जब हम दोबारा वीरा से मिलते हैं तो उसकी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल अलग नज़र आती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ जो ऑडियंस नोटिस करती है वो है उसका बदला हुआ रोल। पहली फिल्म के बाद उसने जो वादा किया था उसे वो सिर्फ एक डायलॉग या इमोशनल मोमेंट तक सीमित नहीं रखता है। फिल्म के अकॉर्डिंग वीरा अपना प्रॉमिस पूरी तरह निभाता है। ये बात कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पॉइंट बन जाती है, क्योंकि सीक्वल हमें ये दिखाता है कि वक्त के साथ वीरा ने अपनी कमिटमेंट को सिर्फ याद ही नहीं रखा है, बल्कि उसे अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बना दिया है। यानी उसके लिए दिया गया वादा सिर्फ वर्ड्स नहीं था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे उसने सच में एक्सेप्ट कर लिया। इसी कमिटमेंट के चलते वीरा एक फुल टाइम हाउस होल्ड्स के रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। अब उसके डेली रूटीन्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेंटर घर बन चुका है। फिल्म यहीं से एक कम्प्लीटली नया पर्सपेक्टिव ऑडियंस को सामने रखती है। वीरा अब अपना पूरा वक्त घर और फैमिली की जिम्मेदारियों को डेडिकेट करता है, यानी उसकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा अब एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्ड के रोल से जुड़ा हुआ है। इस रोल रिवर्सल की वजह से कहानी का टोन भी पहली फिल्म के कंपेरिजन में एक नई डायरेक्शन लेता हुआ नजर आता है। ऑडियंस को एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां वीरा अपनी लाइफ को उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग शेप दिया है जो उसने पहले किया था। फिल्म इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि 6 सालों से वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंटिन्यू कर रहा है। स्टोरी के एक फेज में हमें वीरा के कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी भी दिखाता है। उसने जो कमिटमेंट्स ली थी उसे टाइम के साथ इग्नोर नहीं किया। बाकी सीक्वल की शुरुआत ही इस बात को हाईलाइट करती है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया। इसी वजह से उसका कैरेक्टर एक नए स्टेज पर एंटर करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी ये ओपनिंग फेज ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज देता है कि पहली फिल्म के बाद सिर्फ वक्त नहीं बदला है, बल्कि वीरा की लाइफ को पूरा स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। 6 साल बाद वो एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड के रूप में अपना प्रॉमिस निभा रहा है और इसी नए सेटअप के साथ सीक्वल अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता शुरू करता है। जहाँ एक तरफ वीरा की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति की जर्नी भी अलग डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही होती है। फिल्म इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है कि इन 6 सालों के दौरान उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लगातार कंटिन्यू रखा है। कीर्ति की ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर एक साथ 2 इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कीर्ति एक गवर्नमेंट जॉब भी करती है और इसी के साथ साथ वो अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर को भी कंटिन्यू कर रही होती है। यानी उसकी डेली लाइफ सिर्फ एक रेगुलर जॉब तक लिमिटेड नहीं रहती है। एक तरफ गवर्नमेंट सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी तरफ रेसलिंग जैसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में अपनी जगह बनाए रखना भी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से उसके लाइफ एक कॉन्स्टेंट बैलेंस के एग्जाम्पल बनकर सामने आती है। फिल्म इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि कीर्ति अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक तरफ उसका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, दूसरी तरफ उसका रेसलिंग करियर है जो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यानी रेसलिंग उसकी लाइफ का सिर्फ एक शौक या साइड एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल जर्नी के रूप में प्रेजेंट की गई है। स्टोरी के हिसाब से उसका प्रोफेशनल रेसलिंग करियर राइजिंग फेज में होता है। इसका मतलब ये है कि उसकी जर्नी प्रोग्रेस कर रही है और वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। फिल्म इसी ग्रोथ को उसके कैरेक्टर्स का एक मेजर पार्ट बनाती है। इसी वजह से ऑडियंस को यह समझने का मौका मिलता है कि कीर्ति अपने एम्बिशस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। इसी पॉइंट पर सीक्वल वीरा और कीर्ति के बीच एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट भी एस्टैब्लिश करता है। एक तरफ वीरा ने घर की जिम्मेदारियों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, तो दूसरी तरफ कीर्ति अपने करियर को डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कर रही है। दोनों की लाइफ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड इवॉल्व करती है, लेकिन दोनों अपने अपने रोल्स को सिंसियरली निभाने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म के इस फेज में कीर्ति को एक ऐसा कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो गवर्नमेंट जॉब और अपनी राइजिंग प्रोफेशनल रेसलिंग करियर के बीच बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ये उसकी जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और इसी फाउंडेशन के साथ कहानी धीरे धीरे अपने अगले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को स्टोरी का सेंटर बनाती है और वो है वीरा और कीर्ति की छोटी बेटी माथी माला। इस स्टेज पर कहानी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लाइफ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरा फोकस धीरे धीरे उसकी फैमिली और पेरेंटिंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है।
माथी मालर अब एक ऐसी एज में होती है जहां उसकी पढ़ाई, उसकी पर्सनालिटी और उसके फ्यूचर को लेकर हर डिसीजन नेचुरली उसके पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर सीक्वल की स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग माथी मालर एकेडमिक्स में स्ट्रगल करते हैं, यानी पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं होती और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती जैसे उसके पेरेंट्स शायद एक्सपेक्ट करते हो। ये पॉइंट कहानी में एक सिग्निफिकेंट इश्यू के रूप में सामने आता है क्योंकि उसकी एजुकेशन को लेकर कंसर्न धीरे धीरे फैमिली डिस्कशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन सिर्फ एकेडमिक ही प्रॉब्लम्स नहीं होती, स्टोरी ये बताती है कि माथी मालर को सब स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी जिस एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स और रेसलिंग से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद माथी उस डायरेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। फिल्म इस बात को उसके कैरेक्टर्स की एक अलग आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करती है। इस पॉइंट से कहानी एक इमोशनल और प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जब एक तरफ बेटी एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ उसकी स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट ना हो तो नेचुरली उसके फ्यूचर को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगते हैं। फिल्म इसी सिचुएशन को वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग माथी की अपब्रिंगिंग और उसके फ्यूचर को लेकर वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल से अलग अलग नजर आने लगते हैं। दोनों अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहते हैं लेकिन उस तक पहुंचने का उसका नज़रिया एक जैसा नहीं होता, यानी डिफरेंस धीरे धीरे उसके बीच टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। फिल्म इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी भारी प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं बल्कि फैमिली के अंदर के डिफरेंसेस के थ्रू डेवलप करती है। माथी की एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को लेकर जो कंसर्न शुरू होते हैं वहीं वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग डिसीजन में फ्रिक्शंस का रीजन बन जाते हैं। धीरे धीरे डिफरेंसेस उसके बीच डिसएग्रीमेंट्स को और ज़्यादा नोटिसेबल बना देता है। ओवरऑल देखा जाए तो माथी का कैरेक्टर सिर्फ वीरा और कीर्ति की बेटी बनकर स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता है। फिल्म के इस फेज में उसकी एकेडमिक्स में स्ट्रगल्स करना और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना दिखाना ही वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिसके बाद वीरा और कीर्ति के पेरेंटिंग स्टाइल के बीच फ्रिक्शन क्लियरली सामने आना शुरू हो जाता है और यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर उसके रिलेशनशिप को एक और डिफिकल्ट फेज की तरफ लेकर आता है। जैसे जैसे कहानी अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करती है वैसे वैसे स्टोरी का इमोशनल प्रेशर्स भी और बढ़ने लगता है। अब तक ऑडियंस वीरा और कीर्ति की फैमिली लाइफ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेरेंटिंग को लेकर चल रहे डिफरेंसेस देख चुकी होती है, लेकिन इसी बीच एक नया कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करती है जो कहानी को और भी सीरियस डायरेक्शन में लेकर जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर एक रेसलिंग कोच का कैरेक्टर कहानी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करता है, लेकिन यह कैरेक्टर किसी पॉजिटिव गाइडेंस या सपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि कन्फ्लिक्ट को और गहरा बनाने के लिए सामने आता है। फिल्म क्लियरली बताती है कि एक कोच मैनिपुलेटिव है, यानी उसका कोच अप्रोच सीधा और ईमानदार नहीं होता है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और अपने एक्शंस के थ्रू चीज़ों को अलग डायरेक्शन देने की प्लानिंग करता हुआ दिखाया गया है। इसी वजह से उसका कैरेक्टर स्टोरी के कन्फ्लिक्ट को मेजर सोर्स बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में भी एस्टैब्लिश करती है कि रेसलिंग कोच जेलस भी है, उसके अंदर की जेलसी उसके एक्शंस को ड्राइव करती हुई नजर आती है, यानी उसके डिसीजंस किसी हेल्दी कॉम्पिटिशन या प्रोफेशनल एटीट्यूड पर बेस्ड नहीं होते बल्कि उसके पर्सनल इमोशंस और जेलसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी जेलसी और मैनिपुलेशन की वजह से वो एक स्कीम तैयार करता है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि कीर्ति का रेसलिंग कैरियर को डिरेल करना, मतलब वो ऐसे स्टेप्स लेने की प्लानिंग करता है जिससे कीर्ति की प्रोफेशनल जर्नी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसका करियर उस डायरेक्शन में ना बढ़ सके जहाँ तक वो पहुँच रही थी। यहाँ से कहानी का टेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अब चैलेंज के सिर्फ फैमिली के अंदर के डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। अब कीर्ति को अपने प्रोफेशनल करियर के सामने भी एक ऐसा ऑब्स्टेकल मिलता है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिल्म इस पॉइंट पर ऑडियंस को फील करवाती है कि कीर्ति को सामने आने वाली प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उसकी प्रोफेशनल जर्नी भी अब एक नए चैलेंजेस का सामना कर रही है और इस चैलेंज का सेंटर वहीं मैनिपुलेटिव और जेलस रेसलिंग कोच बन जाता है जिसके एक्शन स्टोरी को और भी इंटेंस बना देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का फेस कन्फ्लिक्ट को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। पहले रिलेशनशिप और पेरेंटिंग के इश्यू स्टोरी का मेन फोकस थे, लेकिन अब एक मैनिपुलेटिव और जेलस रेसलिंग कोच की एंट्री के बाद कन्फ्लिक्ट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका पूरा प्लान कीर्ति के रेसलिंग कैरियर को डिरेल करने पर बेस्ड होता है और इसी प्लानिंग के साथ फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेटेजी और भी क्लियर सामने आने लगती है। फिल्म के अकॉर्डिंग उसका टारगेट सिर्फ कीर्ति का रेसलिंग करियर को अफेक्ट करना ही नहीं होता है बल्कि वो वीरा और कीर्ति के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी इनडायरेक्टली वीक करने की कोशिश करता है। इसी प्लानिंग के दौरान स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न लेती है। फिल्म बताती है कि वो कोच वीरा को एक अनविटन पॉन के रूप में यूज़ करता है, यानी वीरा को इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन रहा है।
उसके एक्शंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी अपनी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि कोच की मैनिपुलेशंस का एक पार्ट बन जाती है। ये पॉइंट कहानी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वीरा किसी भी चीज़ को जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग वो बिना जाने ही उस सिचुएशंस में फंस जाता है जहाँ इसका इस्तेमाल एक ऐसे प्लान्स के लिए किया जा रहा होता है जिसका असली ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। इसी मैनिपुलेशंस की वजह से धीरे धीरे वीरा और कीर्ति के बीच ट्रस्ट पर असर पड़ने शुरू हो जाता है। जो रिलेशनशिप अब तक म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दिखाया गया था, उसमें अब शक और कन्फ्यूजन अपनी जगह बनना शुरू कर देते हैं। फिल्म के अकॉर्डिंग कोच की प्लानिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रूप में सामने आता है। छोटी छोटी सिचुएशंस को और गलत परसेप्शन धीरे धीरे इतनी बड़ी बनने लगती है कि वीरा और कीर्ति के बीच कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों अफेक्ट होने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक टेम्पररी डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहती। स्टोरी क्लियरली बताती है कि इसके बीच डीप मिसट्रस्ट क्रिएट होने लगता है, यानी दोनों को रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन एक दूसरे पर भरोसा अब चैलेंज होने लगता है। और जब किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही कमज़ोर पड़ने लगे तो नेचुरली हर सिचुएशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड महसूस होने लगती है। फिल्म इसी इमोशनल फेज को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है। अब तक ऑडियंस ने वीरा और कीर्ति को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते देखा था, लेकिन कोच की मैनिपुलेशंस के बाद वही रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसट्रस्ट के प्रेशर्स में नजर आ जाता है। इसी वजह से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और भी गहरा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी का हिस्सा दिखाता है कि मैनिपुलेटिव रेसलिंग कोच अपनी स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए वीरा को बिना उसकी जानकारी के एक पॉन की तरह यूज़ करता है। इसी मैनिपुलेशन के रिजल्ट में वीरा और कीर्ति के बीच गहरा मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगती है, और यही इमोशनल डिस्टेंस स्टोरी के उसके फाइनल और डिसीजन फेस की तरफ लेकर जाने का काम करती है। जैसे जैसे कहानी अपने फाइनल फेज के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे वीरा और कीर्ति के बीच पैदा हुए कन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा इंटेंस होते चले जाते हैं। शुरुआत में जो छोटे डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई दिए थे, अब वो धीरे धीरे इतने बड़े रूप में सामने आते हैं कि उसका पूरा रिलेशनशिप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये लगातार बढ़ा हुआ टेंशन सिर्फ इमोशनल प्रेशर्स तक सीमित नहीं रहता है। हर नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट की कमी उसके बीच की दूरी को और बढ़ती चली जाती है। ये रिश्ता पहले एक दूसरे के सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा था, यानी वहीं अब सीरियस चैलेंजेस का सामना करता हुआ नजर आता है। इसी बढ़ते हुए प्रेशर्स का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वीरा और कीर्ति की सेपरेशन की तरफ धकेल दिए जाते हैं, यानी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उसका रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां लोग अलग होने की पॉसिबिलिटीज सामने नजर आने लगती है। इस फिल्म इसी पॉइंट को कहानी के इमोशनल हाई पॉइंट के रूप में प्रेजेंट करती है। ये फेज ऑडियंस के लिए काफ़ी क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। अब उसके पूरे परिवार का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ महसूस होता है। स्टोरी का इमोशनल वेट इसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा फील होता है, और इसी इमोशनल बिल्डअप के बाद कहानी अपने ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमेक्स में एंटर करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग फाइनल कन्फ्रंटेशन एक कोर्ट रूम के एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होता है, यानी पूरी स्टोरी जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस के साथ डेवलप हुई थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फेज कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट रूम क्लाइमैक्स सिर्फ एक लीगल सेटिंग नहीं रहता है, बल्कि वीरा और कीर्ति के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिसीजन मोमेंट बन जाता है। यहीं पर उसके सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि अपने बीच पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना। फिल्म इस बात को हाईलाइट करती है कि अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सच को सामने लाना और उन गलतफहमियों को दूर करना है जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को कमज़ोर करती चली जाती है। लेकिन सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना ही उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को बचाना भी होती है, यानी कोर्ट रूम तक पहुंचते पहुंचते कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का नहीं रहता है, बल्कि पूरे परिवार के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। फिल्म इसी फाइनल फेज को इमोशनल और ड्रामेटिक इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट करती है। वीरा और कीर्ति को एक ही सिचुएशन को सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए लड़ना पड़ता है, और साथ ही अपने परिवार को टूटने से बचने की भी कोशिश करनी पड़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कहानी का यह फाइनल स्टेज पूरी कन्फ्लिक्ट्स को कल्मिनेशन से लगातार बढ़ते डिसीजन, रिलेशनशिप में आई दूरियां, सेपरेशंस की तरफ बढ़ते कदम और उसके बाद एक ड्रामेटिक कोर्ट रूम क्लाइमैक्स है, सब मिलकर स्टोरी को उसके सबसे इमोशनल और डिसीजन पॉइंट तक लेकर जाते, जहाँ वीरा और कीर्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने और अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
अब दोस्तों गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट की बात करें तो फिल्म में काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ देखने को मौका मिलता है। लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक हर एक्टर को स्टोरी के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है जिसके थ्रू फिल्म की नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर की, विष्णु विशाल की, जो इस सीक्वल में एक बार फिर वीरा का कैरेक्टर में नजर आते हैं क्योंकि ये फिल्म का पहला सीक्वल है। इसीलिए वीरा का कैरेक्टर दोबारा कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनता है और स्टोरी उसकी जर्नी के अराउंड कंटिन्यू होती है। उनका अपोजिट लीड एक्टर्स में ऐश्वर्या लक्ष्मी नजर आती है जो कीर्ति का कैरेक्टर प्ले करती है। फिल्म के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग ऐश्वर्या ने की है, यानी स्क्रीन पर कीर्ति के रोल ऐश्वर्या लक्ष्मी निभाती है जबकि कैरेक्टर्स की डब वॉइस ऐश्वर्या की है। वीरा और कीर्ति की बेटी माथी मालर के रोल जारा जियान्ना ने प्ले किया है। स्टोरी के फैमिली एंगल्स में माथी मालर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में सामने आती है और उसका रोल सीक्वल की कहानी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। फिल्म में वेटरन एक्ट्रेस राम्या कृष्णन भी नजर आती है जो जज राजा राजेश्वरी का कैरेक्टर प्ले करती है। क्योंकि कहानी अपने फाइनल स्टेज में कोर्ट रूम तक पहुंचती है इसीलिए जज राजा राजेश्वरी भी कास्ट का एक नोटिसेबल कैरेक्टर है। कॉमेडी टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले योगी बाबू इस फिल्म में बलबीर सिंह के रोल में नजर आते हैं। वहीं करुणास को रत्नाम के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। मुनिष्कांत फिल्म में गणेशन के रोल प्ले करते हैं जबकि काली वेंकट जिसे सत्तम के नाम से भी जाना जाता है उस कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में लिजी एंटनी को पद्मा के रोल में देखा जाता है। साथ ही गुजराती गजराज कीर्ति के फादर के कैरेक्टर निभाते हैं जबकि श्रीजा रवि कीर्ति की मदर के रोल में नजर आती है। फिल्म में निखिला शंकर जो राजी के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है। वहीं कलामंडलम मल्लिका कीर्ति के ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती है जिससे फैमिली कास्ट और भी कंप्लीट नजर आती है। इसके अलावा करुणाकरण पार्था के रोल में दिखाई देते हैं जबकि श्रिया शालिनी वानी के कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म में मोक्षा भी मीनू के रोल में नजर आती है। इसी कैरेक्टर के लिए वॉइस डबिंग रवीना रावी ने की है, यानी स्क्रीन पर मीनू के रोल मोक्षा परफॉर्म करती है और डब वर्जन रवि की है। फाइनली कास्ट लिस्ट में तारक पोनप्पा को कीर्ति के कोच के रोल में देखा जाता है। फिल्म के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर भी स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कीर्ति के रेसलिंग जर्नी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की कास्ट में लीड एक्टर के साथ एक्सपीरियंस और सपोर्टिंग परफॉर्मेंस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हर कैरेक्टर को सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया गया है और सारे कैरेक्टर्स मिलकर फिल्म की ओवरऑल स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के प्रोडक्शन जर्नी के बारे में। किसी भी सीक्वल की तरह इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी और इस प्रोजेक्ट को शुरुआत ऑफिशियली होने से पहले इसके बारे में डिस्कशन शुरू हो चुके थे। फिल्म की प्रोडक्शन की जर्नी का पहला मेजर अपडेट जुलाई 2025 के शुरुआती दिनों में सामने आया था। इस पीरियड में विष्णु विशाल ने कन्फर्म किया कि गत्ता कुश्ती 2 का सीक्वल बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी इस स्टेज पर प्रोजेक्ट को लेकर क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था कि पहली फिल्म की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने का प्लान ऑफिशियली कंसीडर किया जा रहा है। उस वक्त एक कंफर्मेशन ऑडियंस को लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था क्योंकि इससे क्लियर हो गया था कि फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने की डायरेक्शंस में काम शुरू हो चुका है। हालांकि उस स्टेज पर सिर्फ प्लानिंग का लेवल पर था लेकिन सीक्वल्स को लेकर एक्साइटमेंट धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, यानी वो मोमेंट था जब सीक्वल को फॉर्मली ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोजेक्ट की कोर टीम को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अनाउंसमेंट के साथ ये भी कंफर्म हुआ कि डायरेक्टर चेल्ला या वो दोबारा सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी के रिटर्न के भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई थी। साथ ही प्रोड्यूसर इशारे के गणेश की सीक्वल के साथ वापस जुड़े रहे। इस तरह फिल्म की क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को ऑफिशियली कंटिन्यू किया गया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कुछ ही समय बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई, यानी अनाउंसमेंट के और शूटिंग के बीच ज़्यादा डिले नहीं हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन फेज में एंटर कर गया। फिल्म की शूटिंग एक ही लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रही। प्रोडक्शन के दौरान चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे कई लोकेशन पर फिल्मिंग की गई, यानी सीक्वल के लिए अलग अलग जगहों पर शूटिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज किए गए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस मल्टीपल लोकेशंस में कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई वैसे वैसे फिल्म अपने कॉम्प्लीशन स्टेज की तरफ पहुंचती गई। फिल्म के प्रोडक्शंस अपडेट्स के अकॉर्डिंग मई 2026 तक शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी स्टेज पर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट था और सिर्फ कुछ ही दिनों में फिल्मिंग की बात रह गई थी। ये अपडेट इस बात का इंडिकेशन था कि प्रोजेक्ट अपने फाइनल प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका था और फिल्म रिलीज की डायरेक्शन में स्टेडली प्रोसेस कर रही थी। मतलब प्रिंसिपल फोटोग्राफी का मेजर हिस्सा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ रिमेनिंग शेड्यूल फिनिश करना बाकी था। ओवरऑल देखा जाए तो गत्ता कुश्ती 2 की प्रोडक्शन जर्नी एक प्लान सीक्वल को फॉलो करती है। सबसे
पहले जुलाई 2025 को 25 में सीक्वल बनने की प्लानिंग कंफर्म होती है। उसके बाद 1 सितंबर 2025 को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है, जहां डायरेक्टर चेला अयावु, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर ईशारी के गणेश के रिटर्न्स को कंफर्म किया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू होती है। शूटिंग चेन्नई, पोलाची, पलक्कड़ जैसे लोकेशंस पर कंप्लीट की जाती है और मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग अपने फिल्म फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां सिर्फ कुछ दिनों का शूटिंग बाकी रह जाता है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गत्ता कुश्ती 2 के म्यूजिक एल्बम के बारे में। किसी भी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म में म्यूजिक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है और इस सीक्वल के लिए बेस साउंड ट्रैक को डेडिकेटेड म्यूजिक एल्बम के रूप में प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के अकॉर्डिंग गत्ता कुश्ती 2 का पूरा एल्बम सीन लोलनाल ने कंपोज किया है, यानी इस सीक्वल के सॉन्ग्स और ओवरऑल साउंड ट्रैक की कंपोजिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही संभाली है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट का पूरा क्रिएटिव वर्क सीन रोल्डन के नाम से ऑफिशियली क्रेडिट किया गया है। अब साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म के एल्बम में टोटल 6 सॉन्ग शामिल किए गए हैं। हर गाने का अपना टाइटल है और अपने सिंगर्स के साथ प्रेजेंट किया गया है। चलिए एक एक करके इन सभी टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं। एल्बम का पहला गाना है शब्दावकारी। इस गाने के लिरिक्स मोहन रजन ने लिखे, जबकि इसे सीन रोल्डन और साई इंदवी ने मिलकर गाया है। इस ट्रैक की टोटल ड्यूरेशन 4 मिनट 8 सेकंड है। एल्बम का और फाइनली साउंड ट्रैक का छठा और आखिरी ट्रैक है चिल मम्मी। इस सॉन्ग के लिरिक्स एक बार फिर मोहन रंजन के हैं और जबकि इसे मिथरान सेना बागरत ने गाया है। इसके गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट 4 सेकंड है।